अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज एहसन नज़र। वेलकम टू माय चैनल थेरेप्यूटिक। और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मिस्टर मुबीन कुरैशी, जो कि रीनोन साइकोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? हम इनसे आज बात करेंगे थेरेपी के बारे में। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि थेरेपी है क्या? थेरेपी डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज होती हैं, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट की भी थेरेपीज होती है, बेसिक के बेस पे, यानी फिजिक की होती है, और फिर मेंटल थेरेपीज होती हैं जिसको आप साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं। और थेरेपी बेसिकली एक्सरसाइजेज होती हैं इस किस्म की जो कि यूजुअल एक्सरसाइज से बहुत डिफरेंट होती है। उसमें ऑब्जर्व किया जाता है कि इंसान को कि उसकी मेंटल हेल्थ कहाँ फॉल कर रही है, किस हद तक फॉल कर रही है, मतलब पॉजिटिव कितनी है, नेगेटिव कितनी है, किसी भी बीमारी के ऊपर, मेंटल किसी इलनेस के ऊपर, लाइक केस स्किज़ोफ्रेनिया या वो बाइपोलर है या स्ट्रेस में है, तो उस पर फिर उसको थेरेपी दी जाती है, उसकी थेरेपी की जाती है और उसको उस बीमारी से निकाला जाता है। उसमें फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल, ये दोनों टाइप की थेरेपीज होती है। आपको क्या लगता है कि हमारे इस माशरे में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, किसको थेरेपी की जरूरत है? मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादातर आप समझ लीजिए 80% जो लोग हैं, 80% से लोग, उनको साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। कि आपने देखा होगा गरीब मोहल्लों में आज दिन को लड़ाई रहती है, पेरेंट्स की लड़ाई रहती है, बच्चों के साथ लड़ाई रहती है, स्कूल्स में लड़ाई रहती है। सो लड़ाई आपकी तभी होती है जब आपके अंदर पेशेंस नहीं, टॉलरेंस नहीं, बियर नहीं करती। इसका मतलब ब्रेन के अंदर या दिमाग के अंदर ऑलरेडी स्ट्रेस है। जब स्ट्रेस है तो एक बर्डन उसने पहले कैरी किया हुआ, एक उसको दोबारा दूसरा मिल गया, अब वो उसी को सोच रहा है। अब सोचते सोचते जब उसका किसी के साथ टकराव होगा, वहां वो ब्लास्ट करेगा। तो ये आए दिन देखने को मिला, कोई भी किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं करेगा। तो टॉलरेंस नहीं है, तो इसका मतलब कोई डिप्रेशन में, कोई एंजाइटी में, कोई आप कह सकते हैं उसको स्ट्रेस में। तो ये मेंटल इलनेस की निशानी है। ये इस तरह की तमाम चीजें कि लड़ पड़ना, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर होना, लड़ पड़ना, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आना या सुसाइडल थॉट्स आना, या अपने आप को ये फील करना कि हमारी तो दुनिया की जरूरत नहीं है, हम तो एक फजूल सी चीज है। सो इस तरह की चीजें जब आना शुरू होती हैं, या आपको फेलियर का खतरा हो कि मैं फेल ना हो जाऊं किसी भी चीज में, तो इसके बाद आपको एंजाइटी या डिप्रेशन होना शुरू होता है। और ज्यादातर लोगों को इस इन्फ्लेशन में ज्यादा है। तो बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपके पास मोस्ट कॉमनली किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? कॉमन टॉपिक्स लेके कौन से इश्यूज बहुत कॉमन है जो कि आपको बार बार देखने को मिलते हैं? मेरे पास ज्यादातर या तो ड्रग एडिक्ट्स, या फिर जिनकी मैरिमोनियल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, सोशल लाइफ अच्छी नहीं चल रही। और बहुत कम यहाँ पे ऐसा होता है क्योंकि इस तरह से पेशेंट को ज्यादातर ड्रग एडिक्शन के है, या फिर बच्चों में जो आजकल देखने को आ रहा है वो है ADHD और ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या तो वो होते हैं, ये जेनेटिक है, और ADHD है, हाइपर एक्टिव होते हैं इसमें बच्चे। ये दो तरह की होती है, एक अडल्ट में होती है जब इंसान बड़ा होता है, फिर उसमें आती है एक बाय बॉर्न ही बच्चे के अंदर मौजूद होती है जेनेटिकली। तो वो उसका पैटर्न भी बहुत डिफरेंट होता है। लोग ये समझते हैं कि ASD वाला या ADHD वाला जो बच्चा होता है वो पागल है, नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ASD वाला बच्चा जल्दी बोलता नहीं, वो बोल ही नहीं पाता, लेकिन वो मैथ्स में बहुत जबरदस्त है, उसका मैथमेटिक्स एक्यूरेट होता है, बहुत दूसरा दिमाग से होता है। सेम ADHD के बच्चे का भी मैथ्स में बहुत दिमाग से। तो ज्यादा साइंटिस्ट आपने देखे होंगे वो ASD में होते, जैसे कि आइजैक न्यूटन या आइंस्टाइन, ये ASD में। और यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके पास इसके सबकॉन्शियस में इतनी वोकैबुलरी जमा हो जाती है कि फिर आप इसको बोलने से रोक नहीं सकते। सो इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत एक्यूरेट होती है। तो ये नॉर्मल बच्चों से बिहेव थोड़ा सा हटके कर रहे होते हैं, लेकिन ये पागल नहीं होते,
ये जेनेटिक इनके अंदर एक चेंज होता है जिसकी वजह से आपको लग रहा होता है कि ये बच्चा बहुत अननेचुरल बिहेव करता है, लेकिन उस तरह का कोई मामला नहीं। तो बच्चों में ये है। और बड़ों में ज्यादातर जो देखने को आता है वो इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत इमेच्योर है। और वो इमेच्योरिटी के बाद जो डिसीजन लेते हैं अपने, उसके बाद वो ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं डिप्रेशन में, या फिर वो जाते हैं एंजाइटी। अच्छा, जब हम अपनी पाकिस्तान की स्टेटिस्टिक्स तो कंपेयर करते हैं बाहर के मुल्कों से, तो बहुत वो अनरियलिस्टिक है या इनकरेक्ट आप कह के हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे, या कहने के लोग बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं, दे हेजिटेट टू सीक हेल्प। माशरे की वजह से लोग क्या सोचेंगे, फिर हमारे पेरेंट्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि लोग क्यों करते हैं हेजिटेट, और क्या करना चाहिए, मतलब इस बैरियर को जो कि लोगों का अपने पेरेंट्स के साथ है या माशरे के साथ है, इस बैरियर को कैसे लोग क्रॉस करेंगे, कैसे वो अपनी उस चीज को क्रॉस करके आगे किसी से हेल्प मांगेंगे, ये अवेयरनेस कैसे पैदा की जा सकती है, और ये मसला पाकिस्तान में क्यों है? कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स ने तो इस अवेयरनेस के ऊपर तो बहुत से कैंपेन्स चलाई हुई, और उनकी कैंपेन काफी फ्रूटफुल है, लेकिन मैं मोटिवेशन के हक में नहीं। ये शॉर्ट लिव्ड होती है। ये इसी तरीके से है कि आप किसी की टांग टूटी हुई है और आपसे कह रहे हैं प्लास्टर चढ़ा हुआ है कि आप उठो, आप उठ सकते हो, वो उठ तो जाएगा लेकिन उसकी टांग दोबारा टूट गई। तो मोटिवेट करके आप किसी को खड़ा कर सकते हैं, चला नहीं सकते। वो प्रोक्रेस करता है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान सोचता है, मैं ये करूंगा, मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, मुझे जिम जाना है, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, नहीं आज टाइम नहीं है। तो एक वो अमल है जिसको मोटिवेशन रोक सकती है। मोटिवेट करके वो एक दिन तो आपने जिम भेज दिया उसको, लेकिन जब तक आप उसको डिसीजन मेकर ही नहीं बनाएंगे, आपको ये बताएंगे मोटिवेशन डिसीजन मेकर नहीं बनाती। वो आपको एक टेम्परेरी फेज के अंदर लाकर, एक टाइम के अंदर लाकर वो आपको उठा के खड़ा कर देगी। यानी आपने सुबह कहीं जाना ना हो, एकदम आपने टाइम देखा, या तो आप रजाई ऊपर ले लेंगे या फौरी तौर पर उतारेंगे और कहेंगे नहीं मैंने उठ गया। तो उसके बाद वो जो आप उठे हैं, ये मोटिवेशन थी, उसका काम इतना ही था। उसके बाद आगे जो भी काम आपने करना है वो आपके डिसीजन के ऊपर हो। अब बात ये है कि एक चीज की मैं पहले ही दाद दे देता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक में लोग अवेयरनेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग डिप्रेशन और एंजाइटी को बियर कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। बाहर ऐसा मामला नहीं। मैंने स्कॉटलैंड में देखा, इंग्लैंड में देखा, वहां पे इस तरह का कोई मामला नहीं। वहां पे क्यों नहीं है और यहाँ पे क्यों है? फैमिली सिस्टम। हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर है, जिसकी वजह से हम बहुत सी चीजों से बच जाते हैं। वहां पे ऐसा मामला नहीं। वहां पे जॉइंट फैमिली में नहीं होता। तो जॉइंट फैमिली में ना होना एक अबेंडन फियर का एक इंसान तक आशा करना शुरू हो जाता है कि मैं इतने लोगों में होने के बाद भी अकेला हूं। तो यहाँ पे वो है, यानी यहाँ पे कुछ 4-5 लोग जमा है और आप उनमें बैठे हुए भी अपने आप को तनहा महसूस करते, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको एंगेज कर लेते हैं नीचे। तो आपका वो फियर थोड़ी देर के लिए निकल जाता है, फिर आ जाता है, फिर निकल जाता है। वहां पे ऐसा मामला नहीं। वहां पे आप कंप्लीटली अबैंडन। तो वहां पे लोग ज्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं। यहाँ पे लोग अगर इंट्रोवर्ट हैं तो बहुत कम है। यहाँ पे या तो एम्बिवर्ट है या फिर यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट। सो अब बात मैं इस बात पे करता हूँ कि लोगों के अंदर की अवेयरनेस किस तरह से फैलाई जा सकती है। ग्रुप थेरेपी से ग्रुप थेरेपी से यहाँ पे है, पाकिस्तान में मौजूद है, कुछ हो रही है, कुछ जगहों पे हैं, कुछ चल रही है। और बाकी किया जा सकता है ग्रुप थेरेपी के तहत लोग आए और अपने अपने मसाइल बयान करें और ब्लंटली ओपनली बयान करें कि मेरा तो ये मसला है। देखिए, मेंटल इलनेस भी वैसी ही इलनेस है जिस तरह किसी इंसान को चैटिका हो जाता या घुटनों को किसी अमराज में मुबतला या उसको आर्थराइटिस हो जाता या फिर आंखों का कोई मामला या कान का कोई मामला, पेट का कोई मामला। इस तरह से दिमाग का भी एक आजार है। उसकी वजह क्या है कि ये एक ऐसी चीज है जो चल रही है लेकिन आपको चलते हुए नजर नहीं आ रही। अपना काम वो कर रही है, इम्पैक्ट है उसका कि हम जो कुछ भी कर रहे हो उसे दिमाग के बल पे ही करें, उसी ने कंट्रोल किया पूरी बॉडी। इम्पैक्ट तो है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा कि ये भी नहीं थकता है,
तो हम ज्यादा से ज्यादा सो लेते हैं या पानी की मिकदार ज्यादा कर लें, पानी पी लें, पानी पीजिए पानी, तो ज्यादातर हम भी ये कहते हैं कि आप पानी ज्यादा पिए। उसकी रीजन ये होती है कि आपके ब्रेन को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज से ही चल रहा होगा। अब लोगों को ये देखना होगा कि जिस तरह से हम किसी जिस्मानी आग से मुब्तला हो, इसी तरीके से हम किसी जहनी आग से मुब्तला हो सकते हैं। तो अब लोगों को ये मालूम नहीं है वो किस किस तरह का, वो बहुत इजी ले लेते हैं डिप्रेशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को। अब इन दोनों के बाद स्ट्रेस आता है वो आपकी बॉडी पे पड़ता है, तो वो इसको इतना लाइट ले जाते हैं कि नहीं हम इसको खुद ही फेस कर लेंगे। या फिर एक अगली चीज आती है, लोग क्या सोचेंगे, मैं कोई पागल हूँ, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट पे या फिर साइकाट्रिस्ट के पास जाऊंगा, मुझे तो पागल कंसिडर करके बहुत जाएगा। कॉमन है ये। बहुत कॉमन है, इंतहा कॉमन है। फिर या फिर कंसिडर करके जाएगा कि अगर मैं पागल नहीं हूं तो लोग ये सोचेंगे यार इसने साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है या साइकाट्रिस्ट के पास जा रहा है, जरूर उसको कोई ना मसला है, मेरी शादी नहीं हो सकेगी तो लड़की वाले रिश्ता नहीं देंगे, या लड़की को मसला है तो लड़के वाले नहीं मानेंगे। तो ये बहुत लोगों के अंदर कॉमन एक चीज आई हुई है कि ये जो जहनी हादसा है ये सिर्फ इसी चीज के लिए होता है कि बस कोई इंसान जब पागल हो जाए। हालांकि इंसैनिटी एक बहुत डिफरेंट चीज है। आपको सुसाइडल थॉट आता है, याद रखें जब आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो इसके बाद अगला या तो आपका मरहला या तो आप अपने आप को कत्ल कर लो या फिर आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अपने आप को कत्ल करने के लिए, अपने आप को मारने के लिए बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। तो जब उसके लिए आप अपने आप को कत्ल कर सकते हो तो किसी को करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो लोगों को ये चीज सोचनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कि ज़हनी आर्जे किस किस किस्म के होते हैं और इसको डायग्नोज करके हम इसकी थेरेपी दे सकते हैं। फार्मालॉजिकल इसके जो मेडिसिन है उसको मेडिसिन क्योर किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है, इसको बढ़ने नहीं दिया जा सकता। मैंने आपको एक सादा सी मिसाल बताई है कि आप किसी को भी ओए कहें तो वो आपको उल्टा पत्थर मारेगा मुड़ के। तो लोगों के अंदर टॉलरेंस ही नहीं है। तो जब टॉलरेंस किसी इंसान में नहीं होता, बाय द नेचर इंसान वॉयलेंट ही है, वो भी एक ऐसा जानवर है जो वॉयलेंट ही रहता है। लेकिन ये एक ऐसा जानदार भी है जिसको शौक भी है, इसने अपने वॉयलेंस को कंट्रोल में रखा। तो आजकल यहाँ लोगों में पेशेंस नाम की वो चीज नहीं है, और ये लोग हम ही हैं, हम सब लोग ही हैं। और हम जब काम होते हैं हमें ये सब चीजें समझ में आती हैं। हाँ। हम सोचते हैं कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, गुस्से में हम आपा हो जाते हैं और ऐसी चीजें कर लेते हैं जो हम खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह। इस सूरत में क्या चीज हमें करनी चाहिए जो इस चीज से हमें पीछे लगे? हमारी इस आदत से जो है ना, वो हमें पता तो है कि गलत है, हम फिर भी करते हैं। तो ऐसा क्या चीज है, क्या ऐसा हम करें जिस वजह से ये चीज हमारे अंदर से आहिस्ता सब्ट्रैक्ट हो जाए? उसकी सबसे जो बड़ा पॉइंट है उसका वो ये है कि आपकी रूटीन क्या है। मैं फिर वही कहूंगा कि आपकी रूटीन में आप पानी का इस्तेमाल आपका कितना है, क्योंकि आपकी बॉडी में 78% पानी है। तो अगर आप एक इंसान को कंप्रेस कर रहे हैं, यानी उसमें एक हाइपोथेसिस बिल्ड कर लेते हैं कि अगर आप एक इंसान को कंप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, निचोड़ देते हैं, तो पानी तो निकल गया, तो बाकी इंसान कितना बचा? वो इतना सो। यानी इसलिए वो बारे में आप पानी डालें, फिर उसमें से पानी निकाल लें, तो बाकी वो इतना सा बचा है, कुछ भी नहीं होगा। सो एक तो पानी, उसका लेवल आपकी बॉडी में। दूसरी बात ये है कि आपकी नींद का जो टाइमिंग है उसकी, वो 8 से 9 घंटे की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। ये आपका स्ट्रेस 80% खत्म हो जाएगा इन दो चीजों से। फिर आपकी डाइट, आप क्या डाइट ले रहे हैं? लो कार्ब्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, आपका फ्रूट का जो सर्कल है, साइकिल है, वो कैसे चल रहा है? आप जो प्रोटीन्स ले रहे हैं किस शेप में ले रहे हैं? लिक्विड शेप में ले रहे हैं या फ्रूट के थ्रू ले रहे हैं या अंडों के थ्रू ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं? आपका जो मंथली साइकिल है उसके अंदर आपका प्रोटीन, विटामिन, उसका क्या साइकिल चल रहा है? आपकी डाइट पैटर्न आ रहा है। फिर जहां पे आप फिजिकल हेल्थ के लिए जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ की भी एक्सरसाइजेस, मेंटल हेल्थ की एक्सरसाइजेस, फिजिकल हेल्थ की भी एक्सरसाइज, आपको दोनों को पैरेलल रखना है, बैलेंस में रखना, दोनों करें, फिजिकल भी और मेंटल भी। अपने काम को प्रॉपर टाइम
अपने फैमिली को प्रॉपर टाइम दें, अपने आप की सेल्फ काउंसलिंग करें कि आपको क्या करना है। और सेल्फ काउंसलिंग बड़े आराम से कर सकते, बहुत आराम से। आप शीशे के सामने खड़े हो जाए और अपनी पूरी हायरार्की बना कि आपको अगले दिन में क्या क्या कुछ करना, उन तमाम चीजों को रिपीट करें, पेपर पे लिख लें, उसको याद कर लें, फिर शीशे के सामने खड़े होकर आप उसको रिपीट करें। आपके सब कॉन्शियस में जाकर वो सारी चीजें स्टोर हो जाए। आप अगले दिन उसी पैटर्न को फॉलो करें, उसी मेन पैटर्न को फॉलो करें, उससे हटेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग को एक कमांड मिल चुकी हुई है कि अगले दिन मैंने ये करना है। अब मैं उसकी एक आपको एक सादा सी मिसाल बताऊं। बात दफा लोग क्या करते हैं कि वो ये सोच कर बैठ जाते हैं कि हमने 45 साल की उम्र में इंतकाल कर जाना, ना एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे, बस 45 का हो गया बस। वो डेली इस बात को अपने दिमाग में इंडोर्स कर रहे हो, और बात दफा ये देखा भी गया है कि ऐसा हो जाता है, क्योंकि दिमाग को कंट्रोल जा चुका है, एक कमांड दे दी जा चुकी है। वो क्या करता है कि जैसे ही वो इंसान 45 का होता है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है, अपने आप को शट डाउन करता है, लाइक अ कंप्यूटर। वो जैसे ही अपने आप को शट डाउन करता है, वो मर सकता है। तो ये दिमाग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो इसका यही मामला है कि आपका फोकस, आप अपनी सेल्फ काउंसलिंग करें, अपना फोकस उन्हीं चीजों पे रखें जो पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी की तरफ रखें, और जितना हो सकता है अपने साथ ऐसे लोग एंगेज रखें जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ मोटिवेट करें, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। ऐसी किताबें रिकमेंड करें, या आप ऐसी ऑडियो बुक सुन लें जिसमें आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जाए। ऐसी बुक्स भी मौजूद हैं। सो अभी फिलहाल तो यही तरीका है इसको। अच्छा, मैं आपकी बातों से काफी हद तक रिलेट करता हूँ, क्योंकि इस चैनल खोलने का मकसद ये था कि मैं खुद एक फेज से गुजरा। उस फेज से जब मैं गुजर रहा था तो लाइक ऑल द अदर पीपल अराउंड मी, और जिस तरह हमारे माशरे में है कि थेरेपी या एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, इट्स समथिंग न्यू टू मी, आई हैव नेवर डन दिस बिफोर। तो मैं क्या कर रहा था, सेल्फ काउंसिल। लेकिन सेल्फ काउंसिल के लिए भी मेरे पास डायरेक्शंस नहीं थी। डायरेक्शंस क्या थी? फेसबुक पर वीडियोस, यूट्यूब पे वीडियोस, ठीक है। यूजुअली वो लोग वो हैं जो मतलब अमेरिकन हैं, यूके से कोई है, या मतलब इंग्लिश स्पीकिंग, उनका वहाँ का जो जिस तरह का माहौल है, उनके सर्कमस्टांसेस हैं, उनकी सिचुएशंस हैं, उनका माइंडसेट है, वो हमसे बहुत डिफरेंट है। तो जब वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं या उसका सोल्यूशन हमें कोई देते हैं, उनके माइंडसेट के, उनकी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस के साथ होता है। हम उस तरह से हमें समझ जरूर आती है वो बोल कर रहे हैं हम, पर उसको अपनी जिंदगी पे अप्लाई नहीं कर सकते उस तरह से। वहां पे मैंने सोचा कि यार मतलब यहाँ पे उस तरह से अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, पर मोस्टली मैंने देखा कि जब मैं जाता हूँ, they don't even listen to you properly, ठीक है। आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सुन के आपको एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेशन लिख के दे देते हैं, ये आपको समझते नहीं है। ऐसे सारा है। हाँ, मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये इट शुड बी द एंड स्टेज। लाइक if there's nothing else that can be done for you to improve, then you should opt for these things. तो मैंने रिसर्च की अपनी खुद, और मुझे बहुत से ऐसे तरीके मिले जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए। अब लोगों को इस तरफ लेके आना, एक अवेयरनेस पैदा करना, ये एक मैंने अपना मोटिव बना लिया, एम बना लिया। जब मैं वो इस चीज से बाहर निकला, और जब आप उस चीज में मौजूद होते हो, जो लोग मुझे सुन रहे होंगे वो ये चीज समझेंगे कि जब आप एक चीज में मौजूद होते हो, आपको लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगी, पर आप पीछे मुड़ के देखें जब आपको पता लगता है कि यार मैं जिंदगी में इतनी बार कैसे मसलों में पड़ा और मैं वहां से निकल आया, मैं आज जिंदा हूँ, मैं खुश भी हूँ, मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं सारे काम कर रहा हूँ, और ऐसा कोई फेज आ जाता है, ये याद रखिए कि वो फेज जो है वो परमानेंट नहीं है। आपको बस वो गुजारना है। अब मैटर ये करता है कि उस टाइम पीरियड में आप खुद को कितना डैमेज करते हैं। आप इतना डैमेज ना कर लें कि आप बाद में रिकवर भी ना कर सकें, तो वो एक फेज है, उसमें गुजार लेना। तो मैंने एक चीज देखी कि आपने बात की पानी की, नींद की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी रूटीन फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर खराब है। आई डोंट नो मैं पानी कितना पीता हूँ, मैं डिहाइड्रेटेड ही रहता हूँ, ठीक है। और मैंने बड़ी कोशिश की मैं अपना नींद का पैटर्न ठीक कर सकूँ। कुछ चीजें जब तक मैं निकाल नहीं रहा था ना, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लेता,
मुझे इवेंचुअली किसी डॉक्टर ने कहना था कि यार आप स्लीपिंग पिल्स ले लें। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि यार आपको नींद क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ पा रही। वो मैंने खुद डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया मैंने, और यूजली ऐसे ही होता है कि आप लोग सब जब चाहे काम से आए हैं, शाम को लेटने का टाइम है, रात को लेटने का टाइम है, आप लोग लेटते हैं तो अमूमन मोस्ट द पीपल दे टेक आउट देयर फोन्स, डूम स्क्रॉलिंग इसको कहते हैं, कि वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉमन सेंस ये है कि यार आपका जहन एक तरफ मुब्तला है, वो नींद की तरफ जाएगा ही नहीं। और साइंस क्या कहती है इस बारे में कि आप अगर फोन यूज कर रहे हैं तो उसकी रेस वगैरह है, कुछ ऐसा इफेक्ट है जिसकी Yeah, वजह से exactly. हो नहीं पाता। There are alpha, beta, and gamma. There are three ways in your phone. So वो क्या करती है कि वो आपकी नींद को सबटाज करती है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को तो पता ही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके सराउंडिंग्स में होती है, आपके फोन में भी वही होती है, जिसके तहत आपको सारे सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। सो जब आप उस फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो आपकी नींद उड़ा देती है। वो आपका फोकस चूसता है, सक करता है। फोन आपका फोकस सक करना शुरू कर देता है। वो इतना सक कर देता है कि अगर मैं फोन में हूँ और मुसलसल 15 मिनट से फोन में हूँ, आप मुझे हिलाइए, जैसे आप मुझे हिलाएंगे तो मैं आपको ऐसे गुस्से से देखूंगा जैसे पता नहीं आपने मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। सो इस हद तक इंसान गुस्से में चला जाता है। तो फोन ये करता है, वो आपको डिप्रेशन में भी लेके जाता है, वो आपको एंजाइटी में भी लेके जाता है। वो कैसे लेके जाता है, जब आप उसको एक यूजुअल काम के अलावा यूज करना शुरू कर देते हैं। वो इस तरह से कि सोशल मीडिया पे आप जाते हैं, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि इस इंसान ने मेरे से ज्यादा अच्छे कपड़े पहने, ये मेरे से ज्यादा अच्छी टेस्ट कर रहता है, ये मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से खा रहे हैं। आप उसको स्क्रॉल अप करते चले जाते हो, करते चले जाते हो, आप देखते हो कि बहुत से लोग आपसे अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहे हैं। यूट्यूब पे आप जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि अमीर बनने के तरीके क्या है ज्यादातर इन वीडियोस के ऊपर, या फिर एफ्रोडेजिक्स होती हैं, सेक्सुअल पिल्स, या इस चीज के ऊपर। क्योंकि हमारे यहाँ पे दीवारों पे तो जो लिखा होता है वो आप भी जानते हैं, आप भी वाकिफ हैं कि मर्दाना कमजोरी और बांझपन, या तो ये सर्च हो रहा होता है, या ये सर्च हो रहा होता है कि हम अमीर कैसे बने, या ये सर्च हो रहा होता है कि किसकी लाइफ ज्यादा बेहतर है। सो आप जब दूसरों की लाइफ सर्च करना शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले क्या भूलते हैं, अपनी लाइफ, जो आपकी अपनी एज ए इंडिविजुअल है, आपके अपने टारगेट्स, गोल्स, अचीवमेंट्स। ये तीनों चीजें अलग अलग है, एक चीज नहीं है। टारगेट एक अलग चीज है, गोल एक अलग चीज है, अचीवमेंट एक अलग चीज है। आप क्या करते हैं, पहले एक अपना टारगेट सेट करते हैं और उस टारगेट से आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं। जब गोल्स अचीव हो जाते हैं फिर आप अपनी अचीवमेंट पर पहुंच जाते हैं, जिसे आप सक्सेस कहते हैं, जो सर हमारी सक्सेस है। लेकिन यही चीजें चलती रहती मुसलसल। ये जहां अचीवमेंट में खत्म हुई वहां पे एक नया टारगेट सेट होगा। सो इंसान की जिंदगी में कभी कोई सक्सेस का नाम होता ही नहीं है, सक्सेस नहीं होती। अगर सक्सेस होती तो मेरे ख्याल है बिल गेट्स को अपना कारोबार बंद करके घर बैठ जाना चाहिए। सक्सेस हो गया ना, सक्सेसफुल तो हो गया, तो खत्म कर देना चाहिए हर चीज को। सो नहीं करता तो सक्सेस नहीं होती। ये वही चीज है जो खून आपके साथ कर रहे हैं वो स्कूलों में बच्चों के साथ, उन्हें सक्सेस सिखाई जाती। फेल हो जाओगे ना तो नौकरी नहीं मिलेगी, आगे कॉलेज पे गया, फेल हो जाओगे जॉब नहीं मिलेगी, आगे वो जॉब पे गया, जहां पे फेलियर हो गया तो लड़की नहीं मिलेगी। अच्छा लड़की भी नहीं मिलेगी फिर क्या करूंगा, तो उसको वो फार में दिखाया जाता है, दो फार के इस तरीके से कि अगर यहां पे फेल हो गया तो ये इतनी लंबा जो मेरा फेलियर है ना, ये फेलियर मेरा लाइफ टाइम हो जाएगा। अब लोगों को ज्यादा फेलियर से है। अब फेलियर कहां घुमा कर ले आया, फोन के अंदर। अब वो फोन में घुसा रहता है, ये करता हूँ, ये करता हूँ, जॉब पे भी वो फोन में, वो हर चीज में। अब आपका फोन आपको कितना यूज करना चाहिए, आप व्हाट्सएप पे आप अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को, या अपने ऑफिस टाइमिंग में, जॉब्स के ऊपर, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर बैठे हुए आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो इसका एक पैटर्न है कि आपको उसे किस हद तक इस्तेमाल करना, जॉब पे किस पर्पज के लिए, फ्रेंड्स में अगर बैठे हैं तो साइड पे करते हैं फोन को, वहां पे टाइम दें। सो आपका जो सोशल वर्किंग है, सोशल टाइम है, उसको आप ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोते हुए आप ये कहें कि यार नींद तो आ नहीं रही, चलो थोड़ा सा फोन देख ले, तो वो जो बाकी की बची भी होगी, जो आपने 1 बजे से 2 बजे तक जागना है, वो फिर आप 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जागेंगे। वो ये करता है, वो आपकी नींद खींच लेता बाहर। इसमें एक थेरेपी होती है, आप उसे कह सकते हैं सॉन्ग थेरेपी। उसमें होता ही है कि आपको जो साउंड पसंद है, किसी को चिड़िया की आवाज पसंद है, किसी को शेर की आवाज पसंद है,
किसी को बारिश की आवाज पसंद है या किसी को एक झरने की आवाज पसंद है, तो वो लगाकर आप हैंड फ्री लगाकर आप सो सकते हैं उसको। लेकिन कभी भी उसको तकिए के नीचे मत रखें, साइड पे रखें, और रात में कोशिश करें कि एयरप्लेन मोड पे लगा दें इसको, ताकि इसके सिग्नल्स बिल्कुल बंद हो जाए। आपका ब्रेन भी यही काम करता है। इस वक्त मैं आपके साथ और आप मेरे साथ इस वक्त में जो कन्वर्सेशन हम कर रहे हैं, ये भी सिग्नल्स के थ्रू है। आप एयर निकाल रहे हैं, हमारे दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, वेव्स ही नहीं है। जब वेव लेंथ नहीं होगी तो कम्युनिकेशन कैसे होगी? सो ये भी यही काम कर रहा हूँ। तो ये एक्स्ट्रा सिग्नल आपके दिमाग में फेंक रहा होता है, जिसकी वजह से लोगों को नाइट में होना शुरू हो जाता है, स्लीप पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है, या वो पैनिक अटैक्स होते हैं उनके ऊपर, वो एकदम उठ के बैठ जाते हैं, क्या हमें क्या। तो ज्यादातर हो इसलिए रहा होता है कि बिल्कुल तकिए के नीचे फोन पड़ा हुआ होता है, तो ये हो रहा होता है। सो फोन को यूज करने का एक सर्टन एक पॉइंट बनाए कि इस चीज के लिए हमने यूज करना है फोन, इसके अलावा फोन नहीं होगा। सेकेंडली, बच्चों से फोन को दूर करना है खुदा के वास्ते, क्योंकि जब तक आपने बच्चों को खैर ये मैं टू द पॉइंट इसको बताता हूँ बच्चों पे क्यों, मेरे ख्याल आगे चल के हमने इसी में बात कर दी। बच्चों से इसलिए दूर कर रहे हैं क्योंकि वो बच्चा अभी जिसको माँ बाप का टाइम चाहिए, तो फोन उसको टाइम दे रहा है, तो माँ बाप की को कदर नहीं रहेगी, तो बड़ा होकर उसके पास फोन ही होगा। तो सबकॉन्शियसली वो ये सोचेगा कि बचपन में भी फोन था, जवानी में भी फोन था, और अब मेरे बुढ़ापे तक तो यही चलेगा। जो पेरेंट्स को कभी थे ही नहीं, वो तो अपने कामों पे थे, जो पेरेंट्स को साइफन आउट करते साइड पे कर देगा, एक तरफ लगा दे, तो उसका फोन साथ ही है। सो मैं अक्सर पेरेंट्स को ये कह रहा होता हूँ कि आप बच्चे को फोन मत दें, वो तो बच्चे को हटाएंगे तो खुद लगे होते हैं। सो पेरेंट्स की वाकई ये चीज पेरेंट्स की गलती नहीं है बहुत बड़ी, के वो अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम में अनरिजॉल्व इश्यूज उनकी लाइफ में इतने हैं कि वो आगे इस चीज को सीरियसली लेते ही नहीं है। जैसे कि बच्चों को फोन पकड़ा दिया, इट्स अ गुड वे टू गेट रेड ऑफ ऑल दोस अननेसेसरी अटेंशंस यू हैव टू गिव द चाइल्ड। ठीक है, आपको जो उसको सारी बात है, बच्चा है, जिद्दी होता है बच्चा, उसको चीज समझाना, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसको अभी गलत सही का नहीं पता, और वो हमारी बात उसमें से नहीं सुनेगा। तो वो मेहनत करने से हमें समझे कि हम अगर उसको मोबाइल हाथ में पकड़ा दें तो हमें निजात मिल जाता है। पेरेंट्स समझते हैं कि लेकिन ये चीज इस चीज पे मतलब मैं खुद समझता हूँ ये चीज की इतनी जरूरी है कि अगर ये चीज वो सीरियसली ले लेना तो हमारे मास्टर में इतने मिसाइल हैं आधे से ज्यादा खत्म हो जाए। हम यूजली मैं देख रहा होता हूँ वीडियोज भी कि साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट या जितने भी स्पीकर्स हैं जो इस चीज के बारे में लोगों को बताते हैं, वो यही कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो आपका पास्ट पूछते हैं, आपका चाइल्डहुड के बारे में पूछते हैं। यूजली इट कम्स विद चाइल्डहुड ट्रॉमा, कि आपको बचपन में कुछ ऐसा हुआ है कि जो आज तक अफेक्ट कर रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि बच्चे की मेमोरीज बहुत शार्प होती हैं। ठीक है, इवन अगर मैं आज इस वक्त बैठा हुआ यहाँ पे कोई बचपन की बात नहीं भी सोच रहा हूँ ना, तो वो एम्बेडेड है, मेरी मेमोरीज में एम्बेडेड है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेडेड है। इज दैट ट्रू? यस, डेफिनेट ट्रू, बिकॉज आपका 3 साल की उम्र से 6 साल की उम्र से आपके पेरेंट्स में अगर कभी पैसों की बात हुई होगी तो आपको 3 साल की उम्र से आपके सबकॉन्शियस स्टेट के अंदर वो होगा। यानी एक सेमिनार में हम लोग थे, वहां पे लोग बहुत शोर मचा रहे थे, कोई सीरियसली ले रहा था, तो मैंने बस उनको इतना कहा है कि आपको पता है कि एक रात में 1 अरब रुपया कैसे कमाया जाता है? वो इस वजह से कि उनके माइंड में पैसे के अलावा कोई चीज चल नहीं रही। पैसा, जेंडर, लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की, और अच्छा लाइफस्टाइल, यही ह्यूमन नेचर है। आप देखेंगे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में भी देखें तो एंड में क्या मिल रहा है इंसान को? अयाशी, यानी अयाशी से मुराद है कि सुकून, कुछ करने की जरूरत नहीं, हर चीज आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। सो यहां पे भी इंसान वही कर रहा है, उसी को इकट्ठा करने की जरूरत है। मेरे पास पैसे हैं, मैं अपना घर बना, एसी लगाऊं, अच्छा बैठो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी बीवी हो, सो हर चीज अच्छी। बात यह है कि बच्चों को आपने तरबियत किस तरीके से देनी, परवरिश की बात सब करते हैं, लेकिन तरबियत एक अलग चीज है।
परवरिश एक अलग चीज है। परवरिश क्या है? परवरिश ये है कि जैसे आपको बिल्ली लेकर आते हैं घर में, आपको शेल्टर देते हैं, आपको खाना पीना देते हैं और कभी उसे लाड प्यार करते हैं। दिस इज कंसिडर्ड टू बी परवरिश। ये परवरिश है, रेयर अप कर रखते चीज को, ग्रोन अप कर। लेकिन तरबियत तरबियत पूरी जिंदगी मांगती है। इंसान का बच्चा पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन उसको तरबियत देना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वो आपकी पूरी जिंदगी मांगती है और साथ में आपका सेक्रीफाइस मांगती है। वो एवरीथिंग, आपको हर चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। इमोशन, डिवोशंस, आपकी लॉयल्टीज, हर चीज को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, हर चीज, एवरीथिंग। सो हम ये करते हैं कि हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवा दो और उसके बाद हम सोचते हैं अब ये बहुत अच्छा बन जाएगा, हम फी पे कर रहे हैं, बिकॉज यू आर पेइंग फी फॉर द सेक ऑफ फी। सो दैट्स व्हाई आप ग्रेड कॉन्शियस होते हैं, बच्चे ग्रेड जाने चाहिए, रिटर्न मिला है। हाँ, हमें रिटर्न मिले उसके। तो उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चा जब घर आता है तो माँ अपने कामों में, बच्चा सवाल पूछता है, वो सवाल पूछता है, जब उसको उसका जवाब नहीं मिलता तो क्या होता है? ये फोन पकड़ लो, लेस का चिप्स का पैकेट ले लो और ये कोल्ड ड्रिंक ले लो। तो मैं पेरेंट्स को कहता हूँ जब आप ये चीजें दे देते हैं बच्चे को, साथ में एक सिगरेट का पैकेट भी दे दिया करें, बात तो सेम ही है। सही कह रहा है। मैं सोचता हूँ कि यार अब मैं इतनी पुरानी जनरेशन से नहीं हूँ, 1990s से मैं हूँ, तो मुझे याद है कि यार हमने कितनी लेट ये चीजें करनी शुरू की। मोबाइल हो गया और ये लेज वगैरह, इस तरह की चीजें हमने बहुत लेट करनी शुरू की। फिर भी अब इन माई 30s आई थिंक मेरी सेहत उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी। जस्ट इमेजिन कि आज के बच्चे किस उम्र से ये चीजें कर रहे हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ व्हेन दे बोर्न, जैसे नहीं वो स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे के मुंह में चिप्स दे दिए, बच्चे के मुंह में कोको दे दिए, बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पिला दी, चुप कराने के लिए मोबाइल पकड़ा दिया। तो लेट्स सपोज कि मैं मिड 20s में मैंने ये सारी चीजें शुरू की थी, वो तो अपने 10 साल से भी कम उम्र में ये शुरू कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ आगे कहाँ जा रही है? आप एक स्टूपिड पालर है। I'm very sorry to say that, but you are reading up stupid. How? क्योंकि आप जो कुछ खाते हैं उसका असर आपके ब्रेन पे है। यानी एक मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। एक शेर जब जंगल में किसी इंसान को खा लेता है तो सारे शिकारी उसको मारने को चले जाते हैं। उसकी रीजन ये नहीं होती कि उसने इंसान को खा लिया, उसकी रीजन ये है कि उसने एक ब्रेन खा लिया। अब उसके ऊपर एक सुपरस्टिशियस बात यह है कि वो इंसानों की तरह बिहेव कर सकता, यानी इंसान की तरह की कुछ सोचें उसके अंदर आ जाती, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा देखा भी गया और वो इतने अच्छे तरीके से अपने आप को कैमोफ्लेज करता है टाइगर, अगर वो मैन ईटर बन जाए, और वो इस हद तक वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेता है कि वो जल्दी पकड़ा नहीं जाता, चाहे उसने एक इंसान भी बनाया। तो वो इंटरप्रेट कर लेता है हमारी जितनी भी हमारी स्ट्रेटजीज है। क्यों? क्योंकि उसने एक इंसान खा लिया, उसने उसका ब्रेन खा लिया। ये पहली बात सुना। ये है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये फैक्ट है। यानी नॉट द 100%, but some of the direct from human। यानी उसके सोचने में, यानी कैमोफ्लेज कैसे करना, बचना कैसे, अटैक कैसे करना। सो एक नॉर्मल टाइगर में और एक मैन ईटर टाइगर में बहुत डिफरेंस हो जाता है। वो इंतहा का अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक नॉर्मल टाइगर से। तो एक नॉर्मल टाइगर आपके सामने भी आ जाए, लेकिन मैन ईटर आएगा ही नहीं, ये भी देखा गया। सेम एज ह्यूमन बीइंग, क्या मुझ में या एक कह ले के मर्डर में फर्क होगा बहुत है, क्योंकि वो उसका एक दफा उस चीज से पाला पड़ चुका होगा, वो एक एक्सपीरियंस कर चुका होगा, एक अंदर इंसान को जो बैरियर होती है ना कि मैंने ये चीज नहीं करनी है, वो जब क्रॉस कर लेता है तो उसकी में वो रुकावटें नहीं होती, वो रुकावटें, वो बैरियर्स निकल जाते हैं। तो फिर वो क्या करता है कि वो उसी तरीके से बिहेव करता है। फिर ऐसा 2, 3, 4 इंसान खा चुका होता है, तब उसको पता चल गया होता है कि अब मैंने इनको पकड़ना कैसे, मारना कैसे और पूरे का पूरा हजम कैसे करना है, कहाँ जाके चुपना है, आगे क्या करना है। और यहाँ से अगर मुझे जब खतरा फील हो, जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं, जानवरों को तो हल्की सी आहट भी सुनाई देती है, सुनते हैं वो, उनकी सिक्स सेंस उस तरीके से अमल नहीं करती जिसका हमारी करती है। यानी हमें वाइब्स आना शुरू हो जाती है, तो उनको वो वाइब्स भी आती है, वहां से निकल जाते हैं। इवन मैंने सुना है कि वो ल्यूर आउट भी कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन सेट अप अ ट्रैप, दे कैन यू नो मेक यू क्विकली ऐसे। बिल्कुल कर ले। वहां पे लिए ट्रैप सेट करेगा, कहीं खड्डा खोद देगा, उसके ऊपर कुछ पत्ते वगैरह बिछाएगा, बाकायदा तौर पर टहनियां बिछा देगा, आप गिरोगे, आपको पकड़ लेगा। तो ये ट्रैप भी करते हैं, मैन ईटर टाइगर्स ये करते हैं। सो यहाँ पर
मैं अपनी बात को दोबारा सेकंड करूंगा कि जब आप एक बच्चे को परवरिश कर रहे होते हो तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप उसको सेट करते हैं, उसकी टाइमिंग सेट करते हैं। इसके सोने का टाइम क्या होगा, इसके जागने का टाइम क्या होगा, इसने किस स्कूल में जाना है, स्कूल में किसी भी इसकी तालीम है। फिर जब ये घर आता है तो घर में इसकी तालीम के ऊपर क्या आपने मजीद क्या तालीम देनी है। इसकी रिलीजियस अगर तालीम है तो सिर्फ अरबी में कुरान नहीं पढ़ाना खाली, इसको बल्कि बाकायदा बताना है कि जो किताब ये पढ़ रहा है ये इसमें पढ़ क्या रहा है। यानी उसे अर्शद दुआ का मतलब नहीं पता, यानी उसे कभी आले रबी को माँ तो ज़बान का मतलब नहीं पता। सो आप क्या तालीम दे रहे हो उसको। हमारे यहाँ लोगों को बहुत मुश्किल 5% लोगों को पता, टोटल आबादी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के टोटल पॉपुलेशन में 5% लोगों को 5% दीन के बारे में पता, बाकी 95% किसको पता, किसी को नहीं मालूम। यानी अगर किसी से पूछ लिया जाए जमा नमाजें क्या होती हैं, किसी को नहीं पता। चाश्त की नमाज क्या होती है, एक नफल ही है, ज्यादा लोगों को नहीं मालूम। या उनसे ये पूछा जाए कि आप ये बता दें कि अगर हज करने जाए तो कैसे करेंगे, नहीं मालूम हो। यानी अगर उनसे ये पूछा जाए कि अगर सूरज गरूब हो जाए और अजान ना हो और रोजा खोल लिया जाए तो उसमें तो आपको कह देंगे नहीं नहीं तो रोजा टूट जाएगा। तो लोगों को ये भी नहीं मालूम कि मगरिब इज अ टाइम नॉट वेटिंग फॉर अजान। तो ये अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे रिलीजियस अवेयरनेस नहीं है। कुरान प्रॉपरली मैंने जब रिलीजियस क्रिटिसिज्म के फिलॉसफी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरा वहां से मैं फॉल किया इधर साइकोलॉजी की तरफ, क्योंकि जब उसको पढ़ना शुरू किया तो वहां पे पता चला कि जितने मजहबी किताबें, जितनी इल्हामी किताबें, स्क्रिप्चर्स हैं, ये सारी की सारी साइकोलॉजी पे बेस्ड है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड है, लिटरेचर के अंदर, अपने अंदर लिटरेचर। सो जब ये पढ़ा हमने कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, अलक़ जब पढ़ा तो अलक़ का मतलब होता है लीच, जोंक। यानी वी आर एज अ लीच इन अ मदर्स मॉम, हम एक जोंक की तरह होते हैं, चिपके हुए होते हैं, चूस रहे होते हैं, हमेशा खुराक पर बड़े होने शुरू होते हैं। सो वहां पे साइंस भी मिल रही है, साइंस भी मिल रहे हैं, साइकोलॉजी भी मिल रही है। फिर एक पूरा ह्यूमन कैरेक्टर बताया गया कि सोचता क्या, ये नाशुक्र होता है कहाँ हो, ये शुक्र अदा करेगा तो किसी पे करे, ये इसको खुशी कहाँ मिलेगी, इसे गम कहाँ मिलेगा, गम में ये क्या करेगा, खुशी में क्या करेगा। तो यही सारा कुछ हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, तो आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में। तो हैरान रह गया कि हम मतलब जिस किताब को अरबी में पढ़ के रट लेते हैं या आमीन फिर लेते हैं, वो आपको क्या कुछ बता रहा है। और बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में कुरान बात की है, जो मैंने अक्सर देखे कि इस्लामियत में हमारे सामने की किताबों में है ही नहीं, बच्चों के हकूक ही नहीं। हकूक के लिए बात करें, माँ बाप के हकूक नहीं, बच्चों के हकूक तो 200 से भी ऊपर है, 247 से भी ऊपर माँ बाप के तो टोटल मिला के वो 20 की। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि जो मुबीन भाई हैं वो रिलीजियस क्रिटिक भी हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है ये कि हमें जब हमारे यहाँ इस माशरे में, इस मुल्क में साइकोलॉजिकल साइड पे जाने से पहले लोग इस तरफ जाते हैं, सुपरस्टिशन की तरफ कि हमारे पे काला जादू हो गया। क्योंकि मैंने देखा है कि और पढ़ा भी है कि अक्सर बात सिम्टम्स काफी मिलते जुलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जी काला जादू जो है वो दिमाग को बंदिश कर देता है। तो ये भी साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो दिमाग की बंदिश ही एक तरह से है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या इसमें कुछ सही है? क्या ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि साइकोलॉजिकल है और वो एक्चुअली वो नहीं होता, अगर हम सोच रहे हैं कि अदरवाइज है तो वो साइकोलॉजिकल ही है? इस चीज में कितनी सही है और आप क्या बिलीव करते हैं? इस पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सपोज कहें कि मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपको कहता हूँ आप पे जादू हो गया, आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं शर्मूंगा। जिन्हें आप पे बिलीव नहीं है। मेरा बिलीव कह लें कि मैंने डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में ना मैंने ये एक चीज समझी है कि यूजुअली ये एक्सक्यूज होता है जो हम अपने आप को दे रहे होते हैं। ठीक है, हर इंसान की जिंदगी में नाकामयाबियां आती हैं और हर कोई ब्लेम ढूंढता है, और ये बहुत इजी होता है ब्लेम करना ऐसी किसी चीज को तो देख नहीं रही, ऐसी कोई चीज जो प्रेजेंट नहीं है, जो हवा में है कि आपने एक बात कर दी कि मेरे पर हुआ है, आप प्रूव नहीं कर सकते, ना कोई आपसे कहेगा प्रूव करो। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये एक एक्सक्यूज है। मेरा बिलीफ
इतना स्ट्रांग नहीं इस चीज पे। और जिस तरह के मैं रिलीजियसली भी इतना मेरा फेथ है, और मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं आपको कह सकूं कि रिलीजन क्या कहता है इस बारे में। तो आप क्योंकि रिलीजियस क्रिटिक हैं, आप ये बताइए कि रिलीजन कहता क्या है इस बारे में, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें एक पूरा एक वाक्य है कुरान में, सूरह बकरा में, आयत नंबर आई थिंक 100 है, 102, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चीज फरमाते हैं कि सुलेमान, क्या तुम्हें मालूम है कि हमने 2 फरिश्तों हारूत और मारूत को काबूस किया एक बस्ती के ऊपर, वहां पर उनको आजमाइश के लिए भेजा गया। मजे की बात यह है कि लोगों ने इसको एग्जैजरेट करके भी एक्सप्लेन किया इसराइली रवायात के तौर पे। बहरहाल वहां पे ये बताया गया कि हमने जब उनको भेजा उस बस्ती में, तो लोग उनके पास जादू सीखने आते, उनको पता चला कि जादू सिखाते। तो जब लोग उनके पास आते हैं तो वो उनको बताते हैं कि हम फरिश्ते हैं और हम आजमाइश के लिए आए हैं, तो ये मत सीखो, ये एक बुरी चीज है। सो वो इंसिस्ट करते हैं तो उन्हें सिखाते। तो जादू बेसिकली है क्या? जादू का अरबिक में वर्ड आता है सहर, यानी किसी चीज का आंखों पे पर्दा पड़ना, पर्दे में आ जाना, जिसे आप ट्रिक कहते हैं इंग्लिश में, मैजिकल ट्रिक या मैजिक, या आप जादू का अगर एक दूसरा कोई वर्ड है तो वो आंखों का धोखा, इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है ना सर। आपको यूं लग रहा होगा कि इस लाइट की फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, आपको यूं लग रहा होगा जैसे वहां आपकी बॉडी को फिजिक खड़ी हुई है। अब कुरान में ये बताया गया कि फरिश्तों और जिन्नात को तुम आम आंख से नहीं देख सकते। तो ये कैसे कोई कह सकता है कि मेरे अंदर पोजेशन आ गया या मुझे किसी जिन ने थप्पड़ मारा? इट्स कंप्लीटली साइकोलॉजी। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, मैंने एक मेरे साथ हुआ है अक्सर, मैं बहुत ज्यादा जब बहुत काम करके थका हुआ घर आता हूँ, तो अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी सामने खड़ी हुई, जबकि वहां पर नहीं होती। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट अम्मी ओपन द डोर, बट ही वाज नॉट देयर, सो हु इज देयर? दरवाजा खुला भी नहीं, दरवाजा भी नहीं खुला, लेकिन मुझे यूं लगा कि अम्मी थोड़ी देर बाद आ रही होती है। तो ऑप्टिकल इल्यूजन है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं थका इतना हुआ था कि ब्रेन मुझे कमांड कर देता कि आ रहा है। अब वो आ रहा है एकदम से सामने आकर चला जाता है। सो व्हाट इज दैट? ये ऑप्टिकल इल्यूजन था। सो इसी तरीके से जब आपको कोई, इसका एक दूसरा पैरामीटर ये है कि जब आपको भी आके बताते हैं कि तुम्हें जादू हो गया, तो जब आप उस पर रिएक्शन देते हो ना, तो आपके अंदर एक हार्मोनिकल और केमिकल चेंज होता है, क्योंकि आपकी बॉडी 70% वाटर है, लेकिन वो वाटर नहीं है जो ये वाटर, उसकी अलग अलग फॉर्मेशन है। कहीं पे वो अमाइनो एसिड के तौर पे है, कहीं पे वो डोपामीन के तौर पे है, कहीं पे वो सेरोटोनिन के तौर पे है, कहीं पे वो व्हाइट ब्लड सेल्स के तौर पे है, फैट्स के तौर पे है। तो उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट है वहां पे। तो जब आपके अंदर केमिकल रिएक्शन पैदा करता है तो आप रिएक्ट करते हैं उसे क्या मुझ पे जादू हो गया? तो जैसे आप किसी वंडर में आते हैं कि मुझ पे ये हो गया, तो आप दिमाग ने जब कमांड दे दी कि ये हो गया, तो वो होना शुरू हो जाता है आपके साथ। इट्स अबाउट फोकस। आप फोकस कर लेते हैं। अक्सर लोग इस चीज को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं कि जादू पर हक है, मतलब अगर जादू पर हक है तो हक पे होगी हर चीज, यानी जादू में जो कुछ हो रहा है वो हक पे चला गया। ऐसा नहीं है, जादू बर हक नहीं है, जादू बर्क है, यानी बिजली की तेजी जैसा अमल है उसका। वो बिजली की तेजी क्या है कि किसी ने आपको आके बताया कि आप पे जादू हो गया और आपने उस पर फौरन रिएक्शन दिया क्योंकि आप सुपरस्टिशियस हैं। सो दैट्स व्हाई। अब बाकी का काम आलिम कर रहा था, जो मेन काम था वो तो हो गया, तीर तो लग गया अपने निशाने पे जाके, बाकी काम आलिम थे, तो जो आलिम बंगाली बैठा हो। सो वो क्यों वहीं पर ही अपने सारे ट्रिक्स कर रहा होता, यानी वो एक स्पेस है, वहीं पे वो आपको उड़ के दिखा रहे हैं, वहीं पे उसके मौके ला रहे हैं। वो किसी खुले मैदान में बैठ के काम क्यों नहीं करता? ओपन एयर करके कहीं पे बैठ के करके दिखाए, वहां पे नहीं होगा क्योंकि उसके वहां पे गैजेट्स मौजूद नहीं होंगे। इट्स ऑल अबाउट द थिंग ऑफ गैजेट्स, और इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी है जो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहा होता है, आपके बारे में ऑब्जर्वेशन करेगा, ऑब्जर्व करके कुछ चीजें बता देगा। जादू भी इसी तरह से आपके ऊपर काम कर रहा होता है। आपको एक बंदा कहता है, दूसरा कहता है, तीसरा कहता है, चौथा कहता है यहाँ पे जादू हो गया, तो आपको वो होना शुरू हुआ। तो उसमें कुरान में जो चार पुल हैं वो इसीलिए हैं कि ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी वक्त अता किए गए थे जिस वक्त आप पे कुछ ऐसा मामला हुआ।
या आप पढ़िए, आप रिलैक्स हो जाएंगे, तो हो गए, रिलैक्स हो गए। तो उसमें एक में तो ये है ना कि पढ़ पढ़ के फूकने वालियों की शर्त से, जिन्नात के शर्त से, शयातीन के शर्त से, और शयातीन सिर्फ जिन्नात में नहीं होते, वो इंसानों में भी होते हैं, यानी शर पहनने वाले। तो शर क्या है? शरारत करना, यानी आप ही यहाँ पे गैजेट लगा रहा था और कोई स्पीकर लगा था छोटा सा और उसमें बोलना शुरू कर देता और आपको वो आवाजें आना शुरू हो जाती, या फिर आपके पानी में कोई ड्रग मिला दिया जाता है, जैसे LSD है, GSD है, या कोई THD का कोई मॉलिक्यूल डाल दिया जाता है उसके अंदर, ताकि आपको हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाए। सो ये बहुत पुरानी चीजें हैं, ये नई चीजें नहीं है, हशीश आज की नहीं है, बहुत पुरानी, तकरीबन 1500 साल पुरानी। तो ये चीजें चलती भी आ रही हैं, मतलब मिला के कुछ पिलाया जा सकता है आपको, तो आपको लगता है वो जादू है। यानी LSD है, LSD से अगर आप कोई इंसान किसी की बीवी को तावीज लिख कर दे कि जाओ अपने शौहर के उसमें मिला दो पानी में, वो तो वहां ताबेदार हो जाएगा, वो तो सुन हो जाएगा। वो तो PhD के किसी या BHP के या BHO के मॉलिक्यूल से कुछ लिख के या उसके ऑयल से लिख के आपको कोई चीज दे दी जाए या आप उसको खा लें, आप सुकून में रहेंगे। तो वो जो काम हैश करती है, हैश का ऑयल करता है या हैश का जो मॉलिक्यूल्स करते हैं, वही टॉक्सिक मॉलिक्यूल आपके अंदर चले गए। तो उसके पीछे साइंस ये है, इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। तो इसमें जादू का कोई ऐसा मामला नहीं है। यानी मैं आपको कार्ड सिखाता हूँ और मैं कहता हूँ ये आपका कार्ड है, मैंने नहीं देखा, वापस आता हूँ शफल करता हूँ, फिर कहता हूँ ये आपका कार्ड, आप एकदम हैरान हो जाए। जादू क्या है? वो जो मैंने आपको हैरान कर दिया वो है, इससे ज्यादा कोई कुछ जादू नहीं। अब आज तक इतने मॉडर्न दौर के अंदर किसी ने हमें उड़ के क्यों नहीं दिखाया? आज इतने मॉडर्न दौर के अंदर हमें किसी इंसान ने या किसी बाबा बंगाली ने हमें कोई मतलब वो कोई गोल्ड की चेन क्यों नहीं हवा में से निकाल के दिखाई, या सोना ढेर सारा क्यों नहीं किसी मौके से निकलवाया? वेयर आर दीज मौकेज ना? ऐसा कुछ है ही नहीं, वो ट्रिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने चैलेंज किया एक इंसान को इसके ऊपर और बैठ के ताबीज खाएगा उसके सामने, उसके लिखे ज्यादा पेट खराब हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे की और चीज होती है, लोग सुपरस्टिशियस क्यों हो जाते हैं? ये असल में साइकोलॉजिकल इलनेस होती है। अब जैसे फीमेल के अंदर है, फीमेल अटेंशन सीकर होती है मोस्ट ऑफ, या तो बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर होती है या कम होती है, उन्हें अटेंशन चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेल नहीं होते, बाज़ दफा मेल बहुत ज्यादा होते हैं, तो अटेंशन सीकिंग होती है। अब अटेंशन के लिए वो इस तरह के काम करते हैं या बहाने क्या हमारी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, या गुस्से से करेंगी, या बहुत प्यार से करेंगी, या फिर इस तरह की चीज करेंगी अननेचुरल अनयूजुअल, जिसपे आपकी अट्रैक्शन उनको मिल सके। सो वो फिर आप क्या करोगे? अगर आप कोई ज्यादा वेल एजुकेटेड नहीं हो, आपको मालूम नहीं इन चीजों के बारे में, तो आप किसी दमदरूद वाले बाबा जी के पास ले जाएंगे और वो फिर अपना काम दिखाएंगे। सो इसके पीछे ये रीजन है और कुछ भी नहीं है। फिर कुछ लोग ये अटेंशन सीकर तो होते ही होते हैं, कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल इलनेस होती है। जैसे बच्चे हैं, ASD का कोई पेशेंट है बच्चा, अब वो बोल नहीं रहा, तो बाबा जी के पास ले गए, बाबा जी उसको बुलवाएं, बाबा जी अपना लाभ उसके मुंह में डाल रहे हैं, बाबा जी मट्टी अपने दरबार की उठा के उसके मुंह में डाल रहे हैं। किसी बच्चे को अगर ADHD है, वो हाइपर एक्टिव है, बाबा जी ने उसको बांधा और मार रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ वे टू ट्रीट अ किड, ठीक है? सो ये सुपरस्टिशियस चीजें हैं। सुपरस्टिशियस है क्या? यानी जब आपको अपने रिलीजन के बारे में नहीं पता हो, व्हाई आर यू मुस्लिम, व्हाई आर यू क्रिश्चियन, इवन यू व्हाई आर यू हिंदू, लेकिन आप उस पर बहुत सुपरस्टिशियस है कि नहीं वो फलां बाबा ये काम कर रहे, डॉक्टर नहीं कर सकता, तो उसके पास नहीं जा रहा। तो ये बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि मैंने देखा कि डिफरेंट रिलीजन के भी ऐसे लोगों के पास लोग जा रहे होते हैं। जैसे कोई अंग्रेज है तो कोई हिंदू है तो वो किसी मुसलमान आलिम के पास जा रहा है, ये इनके बारे में सुना, ये इलाज कर देते हैं। तो इतनी दुनिया जो जा रही है, या तो इसमें कुछ सच्चाई है या फिर इतने बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है कि दुनिया ही लपेट में आएगी सारी। तो इसके पीछे क्या मतलब कोई इनकी क्या स्कीम है, या क्या कोई टेक्नोलॉजी है इस तरह की, या कोई वे ऑफ टॉकिंग है जिस तरह
यूजुअली आपने देखा मोटिवेशनल स्पीकर के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, क्योंकि उनकी जबान ऑब्वियसली लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो ये लोग जो बैठे होते हैं, क्या इनकी ये जबान है जो लोगों को आजकल- खींचती है? आजकल के जो बाबा हैं, मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि मोटिवेशन के ऊपर बिलीव नहीं है मेरा, वो आपको सिर्फ स्टैंड अप देती है, उसके बाद दोबारा गिर जाते हो। सो आजकल ये जो आलिम बंगाली बाबा हैं आपके मोटिवेशनल स्पीकर, वो सिर्फ आपको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या है कुछ नहीं। अच्छा, जो लोग ऐसे भी तो कुछ हैं कि मैंने देखा कि वो आपको ना सिर्फ ये कह देंगे कि आप ये पढ़ाई कर लो, कुरान से ही कहेंगे 4 अंकुल पढ़ लो, आयत कुर्सी पढ़ लो, सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ लो। वो क्या होता है? मतलब उनको तो कुछ नहीं मिल रहा, ना उनको पैसे मिल रहे हैं, ना हमसे कोई मतलब फायदा हो रहा है, पर क्या वो इस चीज में बिलीव करते हैं कि इन पे वाकई कुछ हुआ हुआ है, या फिर उनको पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो फॉर द पीस ऑफ माइंड, जैसे डॉक्टर, अक्सर मैंने देखा कि डॉक्टरों को पता होता है कि बंदे का मसला कोई नहीं है, यहाँ मसला है, तो वो सिर्फ एक दवाई लिख के दे देता है कि ये दवाई खाएगा ना, ये सोच के ठीक हो जाएगा कि चलो मुझे कोई मसला था, मैंने दवाई लिया, मैं ठीक हो रहा हूँ। इस तरह का उनका कोई दे तरीका आर एक्चुअली मेंटल पीस कीपर्स। वो क्या, उन्हें ये पता होता है कि इस इंसान को ना सिर्फ इतना ही पता होता है कि इस इंसान को मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये अपने आप से सेटिस्फैक्शन इसको नहीं है, ये बहुत ज्यादा ना परेशानी में घिरा हुआ है, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, या हम कहते हैं कि ये डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस में है। तो उनको भी यही पता होता है कि ये परेशानी में है, तो इसकी परेशानी अल्लाह ही दूर करेगा, तो अपने ऊपर दम कर दो। तो दम करने से क्या होता है कि वो आपका एक फोकस कनेक्ट हो जाता है, एक फोकस कनेक्ट हो जाता है। क्या आप उस दम ने ठीक किया? नहीं, दम का कोई असर तो होगा। नहीं, मैं बोल रहा उस दम ने आपको ठीक नहीं किया, आपको ठीक तो अल्लाह ने किया, आपका उस दम ने सिर्फ ये किया कि आपका फोकस हेल्थ की तरफ ले आया कि अब मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। अब ये क्या मामला है? ये वही मामला है कि अगर आप पैनाडोल लेते हैं, तो पैनाडोल जबान पे रखने से पहले ही 50% आप सेटिस्फाई हो गए हैं, क्योंकि अगर मैं ये खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उस पे रखने, ये मुझे रिलीफ मिले, मुझे माइग्रेन से रिलीफ मिलने वाला, मिल गया। हाउ इट इज पॉसिबल इमीडिएटली? अब तो पेट में भी नहीं गई, ऐसे कैसे हो गया? आपका माइंड रिएक्ट करता पड़ता है, अपने आप को 50% टेस्ट निकाल लेता है कि एक चीज चली गई अंदर तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो अपने आप को 50% ठीक कर लेता है। अब बाकी का 50% जो है वो दवाई काम करती है। हाँ, दम भी दवाई है, वो अपना 50% बाकी का काम करेगी, अल्लाह की तरफ से हाँ एक नेमत है हमारी। हाँ, लेकिन आपका जो फोकस जो ऑलरेडी आपके अंदर है, जो आपके अंदर जो रेजिस्टेंस है, जो आपका एंटीबॉडी है, वो एक्टिव हो जाता कि मैंने अब अपने आप को 50% ठीक करना, बाकी का ये करते। जिसकी एक मिसाल है कि लोग समझेंगे जो देख रहे हैं कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे as soon as you enter the hospital you start feeling better। Yeah. मैंने खुद बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। मैं एक हफ्ते से तकलीफ में हूँ। यूजुअली मेरी तकलीफ ये होती है, और अमूमन लोगों की होती है कि यार पता नहीं मसला है क्या, डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता लगेगा। तो हमारा अगर एक इंसान पे, डॉक्टर एक इंसान ही है, उसमें इतना बिलीव है कि उसके दर पे जाते साथ ही हम बेहतर फील करें, तो खुदा है फिर। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि अब मैं ठीक हो, ये वक्त गुजर जाए। अभी इनडायरेक्ट आपके अंदर चल रहा है कि डॉक्टर ये मुझे ठीक कर रहे हैं, बाकी का मैं टाइम टू टाइम ठीक हो जाऊँ। अब ऐसे ही होता भी इसी तरीके से, किसी की हड्डी टूटी सर्जरी होती है, वो जो 15 दिन में ठीक होना होता है या महीने में ठीक होना, वो 10 दिन में अपने आप को एक्टिव कर लेते। बाकी का टाइम टू टाइम जो मसल ने रिकवर होना है, जो हड्डी ने रिकवर होना है, या उसका जो रेडियल नर्व ने रिकवर होना, वो आहिस्ता आहिस्ता नर्व को रिकवर करना शुरू कर देता है टाइमली। सो ये जितनी भी सुपरस्टिशियस चीजें हैं, या जितने भी लोग इस पे बिलीव करते हैं, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन सूफीज्म के साथ जाके रखता है। सूफीज्म वेरी डिफरेंट थिंग। सूफीज्म इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम, बट ये कह सकते हो कि सूफीज्म राहब, जिस तरह अल्लाह ने आयत नंबर, आई थिंक नॉट रॉन्ग, आयत नंबर 48 सूरह निसा के राहब से मना किया है, एक 2 नंबरी वाला आलिम बनने से मना किया कि अगर यानी पैसा बटोरना, ऐसा राहब, रबी जिसे हम कहते हैं, या आप टीचर भी कह सकते हैं,
कि जो पैसे बटोरने के ऊपर लगा लोगों से, तो वो राहगीरी से आपको वैसे ही मना कर दे कि जंगलों में नहीं निकलना तुमने, इस्लाम में राहगीरी मना कर देगी, ये सूफीज़्म मना कर देगा, ये नहीं हो सकता, बाहर नहीं मना, लोगों को बहकाना नहीं पैसों के बस, उनको जाहिलियत नहीं आपने मतलब स्प्रेड आउट करने के जाहिलियत दे जाओ चला। सो मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, एमएससी फिजिक्स किया होता है और दरबारों में बैठे हुए, बहुत इस तरह की चीजें हैं। इसके पीछे लैक ऑफ रिलीजन तो है, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिलीजन तो है ही है, लेकिन इसके पीछे पेरेंट्स का बहुत अमल लगता है, इसके पीछे उनके एनवायरमेंट का बहुत अमल लगता है, इसके पीछे उनकी कंटेम्प्रेरी एजुकेशन का बहुत अमल लगता है। टीचर इस तरह का हो, वालिदैन इस तरह के होंगे, हम तो सारी जिंदगी ये करते हैं, हमें तो सुकून मिला ही ऐसे। सो आप कैसे कह सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता, आगे इस काम पर नजर रखिए। सो आप ऐसे बंदे से बहस नहीं कर सकते। तो उनको उनके हाल में छोड़ देना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लेकिन हाथ पकड़ पकड़ के नहीं। आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ चुका है, सोशल मीडिया आपके पास आ चुका है, उस पर लोगों को आप गाइड करें तो उस तरीके से लोग आ सकते हैं, लेकिन लॉजिस्टिकली विदाउट एनी लॉजिक लोग मानते नहीं है। यानी अगर मैं उनको ये बताऊं कि हाइपोथैलेमस क्या काम करता है और उसके क्या क्या काम है, मैगेला का काम करता है, ब्रेन के पार्ट्स है, तो या मेडुला ऑब्लंगेटा का काम करता है, ये किस किस तरह से काम करते हैं, तो उसमें लॉजिक मांगेंगे कि क्या लॉजिक है, स्पाइनल कॉर्ड पे कैसे इसका इफेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड ने पूरी नर्व्स को और नर्व्स ने पूरी हड्डियों को कैसे पकड़ा हुआ है, और हड्डियों ने मसल्स को कैसे पकड़ा हुआ है। तो बेसिकली ह्यूमन इज अ रिबॉर्ड के अंदर, ये जो ह्यूमन है रिबॉर्ड के अंदर एक चीज है, यहाँ पे इस जगह पे, दैट्स सोल, वो चला रही अब सोल निकाल दो, मुझे कुछ भी नहीं है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ इन द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक कि हर चीज का रिप्लेसमेंट है, हार्ट का, लिवर का ट्रांसप्लांट हो जाएगा, किडनी का, आपके आर्म्स का प्रोस्थेटिक लग जाते हैं, आपको आंखों का आपके पास है, इवन की ईयर्स का भी आ चुका है, लेकिन एक बॉडी पार्ट ऐसा है जिसका रिप्लेसमेंट है ही, ब्रेन। ब्रेन की सर्जरी हो जाएगी, आधा काट के निकाल देंगे, या फिर ट्यूमर होगा, ट्रॉमेटाइज होगा, वो निकाल दिया जाएगा, लेकिन बाकी का चल रहा है। लेकिन कंप्लीट ब्रेन आप कहीं ट्रांसप्लांट कर ही नहीं सकते, तो जहां कनेक्शन कटा होगा रेप्लिकेट नहीं हो सकता। वो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स हैं, उसके कॉर्टेक्स हैं, उसके छोटे छोटे और बिलियंस की तादाद में है जो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो जहां भी डोपामीन रिलीज हुआ, यानी सेक्सुअल किसी एक्टिविटी में आपने चॉकलेट खाई है, आपको डोपामीन देता थोड़ा थोड़ा करके, किसी चीज में आप ज्यादा आपको डोपामीन मिलेगा, कम मिलेगा, सेरोटोनिन और डोपामीन का बैलेंस रहता है। जहां पे ये बैलेंस आउट होता है वहां पे आपका डोपामीन ऊपर गया, यू आर एनिमल। जहां पे सेरोटोनिन ऊपर गया, यू आर न्यूट्रल, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे आपको ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है। मोस्टली साइकोलॉजिस्ट इस तरह के होते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं वो, क्योंकि हमने सुनना होता है बैठ के एक इंसान को, उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी पास्ट हिस्ट्री। बाज हम ट्रिक्स भी करते हैं, लोगों के साथ गुस्सा कर लेंगे, और ऐसा गुस्सा करेंगे कभी किसी ने जिंदगी में नहीं किया होगा, उसको ट्रिक एंड ट्रिगर का प्रोग्राम उसके साथ करने के लिए कि अंदर से निकाले अपना आप। क्योंकि कोई भी इंसान हमारे पास आता है अगर जो कोई अप्रोच करता है, आपने ये तो पूछा कि लोग अप्रोच नहीं करते, लेकिन हमने ये नहीं पूछा जो अप्रोच करते हैं उनका क्या हाल होता है, उनकी वजह से क्या क्या हाल हमारा होता है। खैर ये खाली बात है, लेकिन बॉडी पार्ट्स का रिप्लेसमेंट है, ब्रेन का नहीं। सो इसीलिए लोग जो उन्होंने सोचा वो होता है, जो किया वो होता है, या जो कुछ वो करते आ रहे हैं, जो कुछ लोगों को देखते आ रहे हैं, वही वो आगे करते हुए चले जाते हैं। अब इसका मैं लिंक करूंगा दो चीजों से, बल्कि तीन चीजों से। एक मैं जादू को लिंक कर देता हूं, एंड अभी जब हमारी निशानियां दिखाएंगे तो आप सिलसिले में कहते हैं कि वो देखो चांद, जिसको लोगों ने ये बना दिया कि चांद दो टुकड़े हो गया उंगली के इशारे पर। तो असल में उन्होंने कहा था वो देखो चांद, तो चांद दो टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है। तो जब वो स्प्लिट होता है तो अबू लाहब और अबू जहल वहां पे खड़े हुए कहते हैं कि ये जादू नहीं हो सकता, क्योंकि जादू के लिए ग्रेविटी चाहिए। आज तक कोई जादूगर स्पेस में जा सकता? जादू के लिए ग्रेविटी चाहिए, ग्रेविटी नहीं होगी जादू ही नहीं होगा। जब ग्रेविटी नहीं है तो ये तो हवा में आ गया ऑटोमेटिकली, तो मुझे जादू करने की जरूरत नहीं है। जादू के लिए ग्रेविटी चाहिए, तो जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, आपको दो टुकड़े कैसे हो? वो फिर भी मान नहीं रहा है,
अब मैं आप इसको लिंक कर रहा हूं सुपरस्टिशियस के साथ। वो कितना सुपरस्टिशियस है अबू जहल। वो कहता है कि हम अपने अजदाद की लेगेसी को फॉलो करें, जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है हम उसको फॉलो करें। तो वहां पे एक आर्ग्यूमेंट होता है, नस्ल दर नस्ल कैसे, दीन इब्राहिमी तो कुछ और है, तो ये नस्ल दर नस्ल कैसे हुआ, तो आपने चेंज किया, ठीक है। तो वहां पे फिर वो कहता है कि हम तो इसी लेगेसी को फॉलो करेंगे जो ये बुत परस्ती हो रही है। तो इसी को आज आप इंटरलिंक कर दो। ये दूसरी बात मैं जोड़ रहा हूं, दूसरा लिंक, कि आपको यहां पे भी लोग यही कहते हुए मिलेंगे, हम तो बहुत अरसे से दरबारों में जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं, हमें शिफा मिल रही है, हम इस तरह किसी को फॉलो नहीं करते। तो अब मैं एक तीसरी चीज को यहां पे लिंक कर दूं, कह रहे भी इन लोगों को पकड़ पकड़ के मत समझाइए कि कुरान क्या और अल्लाह क्या है। बस आपका काम है कह देना, आप कह दें और स्टार्ट करो। ये समझते तो ठीक है, नहीं समझते तो इनका मामला डायरेक्ट मेरे साथ। सो आपका भी कोई काम नहीं है कि आप लोगों को समझाएं कि आपको जाना है नहीं जाना। एक फॉरम आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, आप उससे अपनी आवाज कन्वे करें, लोगों तक पहुंचाएं। जिन्हें आना है वो जरूर आएंगे, अपने आप को चेंज करने करेंगे। अदरवाइज लोग बायस्ड है बहुत ज्यादा, हर इंसान अपनी बायस के ऊपर काम करता है। बायसनेस क्या होती है, जरूरत के तहत आप उसी से शादी करोगे जिसको आप चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपकी नीड है, यू वांट इट। उससे तो नहीं करेंगे जो उससे कोई चाहता है, एग्जैक्टली अपने चार पे करेंगे, अपने चार पे इंसान करता है। आप वही उतना ही पैसा चाहते हो जो आप चाहते हो कि मैं इतना कमाना चाहता हूं तो मुझे वही जॉब मिले जिसमें या जिस बिजनेस में इतने पैसे, कोई और तो नहीं करोगे। सो इंसान की एक चाहत है हर चीज के अंदर। सो वो इसे एसोसिएट करता है एक वर्ड के साथ विच इज वेरी पैथेटिक वर्ड। आई डोंट लाइक दैट बिकॉज दैट्स वेरी अननेचुरल, दैट्स लव। लोग हैरान होंगे यार ये क्या बोल गया। You don't believe in love? How could I? There is no such thing like love. There is no success. There is no success. Success का वर्ड ही नहीं है, सक्सेस है ही नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दी है, अगर किसी इंसान की लाइफ में सक्सेस आ गई, बिजनेस बंद करो, घर बैठो, तो नहीं वो फिर भी चाह रहा है, तो इसका मतलब सक्सेस नहीं आई। सक्सेस नहीं है वहां पे। सक्सेस को एक एलिमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। वहां पे तीन चीजें हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप चेंज करते करते चल रहा है। पहला क्या है, टारगेट, गोल्स, अचीवमेंट। टारगेट, गोल, अचीवमेंट, टारगेट, गोल, अचीवमेंट। वो इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको सक्सेस बोल रहा है। जब सक्सेस नहीं है तो फेलियर कहां से आ गया? फेलियर है ही नहीं। तो वो लोग कहां गए? अगर आज से हम 200 साल पीछे जाते हैं, जो सुबह खेती बाड़ी करते थे, थोड़ी सी गंदम लेते थे, घर आते थे, खाते थे, सो जाते थे। नो मोबाइल फोन, नो पंखा, एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, नो वीसीआर डेक और सीडी, एलसीडी और फोन, कुछ नहीं था। उनको फेलियर नहीं होता था। फेलियर वो भी फेस करते थे, शराब आ गया या कुछ आ गया, लेकिन दोबारा बिल्डअप करते थे। उनके पास काम ये था, हमारे पास मटेरियल बहुत ज्यादा। जैसे कोई एक आधा मटेरियल निकलता हम सर पकड़ के बैठते थे, ठीक है, फोन घूम गया, 2000 रुपए घूम गए, ये स्टेटस। हमें मोहब्बत क्या है? मोहब्बत इज ये लव, एक इस चिड़िया का नाम है कि इमोशंस का। आपको जब किसी चीज से एसोसिएशन हो जाती है तो आपकी उससे मोहब्बत बिल्ड हो जाती है। मोहब्बत क्या? इमोशन, यानी मेरी इस फोन के साथ एसोसिएशन, मैं कोई और फोन नहीं लेना चाहता, मैं यही रखूंगा, तो एक एसोसिएशन बिल्ड होगी, ये मोहब्बत। असल में मोहब्बत क्या होती है? किसी जेंडर के साथ, यानी आपके ऑपोजिट जेंडर के साथ आपकी मोहब्बत क्या होगी? आई लव यू, आई लव यू, दिस इज नथिंग, दिस इज रबिश। अगर इसके अंदर कोई एक्ट ही नहीं है, एक्ट क्या होता है? आपकी लॉयल्टी, केयर, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। The major thing is dignity, integrity, your devotion, your sacrifice. You sacrifice instead of your compromise. Compromise होती नहीं है। आप कैसे compromise कर सकते हैं? ये चीजें होती हैं। This is considered to be. If you said this is love, yes, I can agree with that. This is love. No, that's what I think. Love is basically love is given एक short form है बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके नाम दिया गया, ये सब चीजें हैं तो ये प्यार है, ये लव है। क्योंकि अमूमन ये बहुत सारी चीजें नहीं होती। लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि लव इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ जिनसी जिबिलत का तकाजा, इंटीमेशन। 80% मैरिज जो होती है वो 80% इंटीमेशन है। इट्स जस्ट अ प्रिक्योरमेंट फॉर प्रोजेक्ट, यानी ये सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश का एक अमल है, हमने अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है। सो दैट्स व्हाई ये जो है शादी है या मोहब्बत है वो ये है। दिस इज रमेश, शादी ये नहीं होती। शादी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग।
बहुत डिफरेंट चीज है। डॉक्टर साहब आपको प्यार नहीं होगा? यार परसों हो गया मुझसे। वह ये वाला जो आप बता रहे हैं या वो वाला जो कहते कि नहीं होना चाहिए? वो वाला तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आपका बचपना होता सारा, उसके अंदर आप शादी कर बैठते हैं और उसके कॉज एंड इफेक्ट्स बहुत बुरे हैं, इंतहा बुरे हैं। क्योंकि अगर सपोज चलो मैं अगर एक्सप्लेन कर ही दूं थोड़ा सा, अभी जब मैंने शादी की थी, क्योंकि मैंने की थी नाउ, पता ही नहीं है, यानी किसी को, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि व्हाट इज योर सेक्सुअल एजुकेशन। उन्हें ये भी नहीं मालूम, उन्हें ये नहीं मालूम व्हाट इज योर मैरिटल एजुकेशन, इसके बारे में मालूम नहीं है। यानी आपकी कंटेम्प्रेरी एजुकेशन भी नहीं सिखा रही, रिलीजियस एजुकेशन जो आपको किसी कारी साहब से मिलती है वो भी नहीं सिखा रहे, ठीक है। आपको घर में भी नहीं सिखाया जाता, घर में कौन सिखाए? एक बाप का काम है बेटे को सिखाना और एक माँ का काम है बेटी को बताना। बट भैया शायद यार खुद तो आपने वही सब कुछ करके बच्चे पैदा किए, तो आप उन्हें बताएं तो सही कि मैरिज होती क्या है, शादी किस चीज का नाम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस चीज की होगी, मेल पे किस चीज की है, फीमेल पे किस चीज की है, दोनों पर इकट्ठी कब आती है, कैसे लेकर चलना होता है एक दूसरे के साथ चीजों को। अब सेक्सुअल एजुकेशन के ऊपर नहीं पता, कैजुअल सेक्स नहीं पता किसी को कि क्या होता है, फॉर्मल नहीं पता, मालूम ही नहीं है फॉर्मल के कैजुअल, देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्स। और लोग सुन के कह रहे होंगे ये क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन आगे चल के करना यही है। ठीक है, हमने पॉइंट देख लेनी है, और जो पॉइंट के अंदर एक अननेचुरल ड्रामा उन्होंने फिल्म आया हुआ है 1-1.5 घंटे का, दैट वाज वेरी अबॉरेंट। और वो एक इंजेक्शंस लेके, पिल्स लेके, फुल बॉडी मेकअप के साथ इतने सारे लोगों में जो हरकत कर रहे होते हैं, लाइट्स और कैमरा के इफेक्ट्स के साथ, वो नहीं कोई याद होता, बस आप उसे महसूस हो रहे हो और वही आप चाह रहे हो करने के लिए। सो दैट्स वेरी अननेचुरल, नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। वो मैरिटल लाइफ तो बहुत अलग है उस चीज से। आप वो खूबसूरत है, सॉरी बड़ी खूबसूरत है, मैं समझता हूँ शादी बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लेकिन जब आपको उसके बारे में पता ना हो तो प्लीज ये कदम मत उठाएं, क्योंकि इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या अप्रोप्रिएट या कहने की ज्यादा बेहतर आप समझते हैं कि ये उम्र है, इस उम्र में शादी कर लेनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि लड़की की उम्र कम से कम 24 से 25 के दरमियान और लड़के की उम्र 26 से 28 के दरमियान। बहुत ही ज्यादा जल्दी अगर है, जल्दी बात कर रहा हूं मैं, 26 से 28 और 24 से 25। एक 21 साल की लड़की की शादी करती है, एक 25 साल का 24 साल का लड़का शादी करता है। उनको मालूम नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको मालूम नहीं है कि बच्चे को पैदा तो कर लिया है, लेकिन उसकी तरबियत किस तरीके से करनी है। वो तो अभी खुद तरबियत के मराहल के अंदर है, उनको तो खुद नहीं मालूम कि अभी क्या क्या आगे माशरे ने हमारे साथ करना। उन्होंने स्टडी किसी चीज की नहीं की होती। आपको ये लगता है कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, अगर मैं आपको ये कहूँ आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और आई हैव अ डिग्री अबाउट दैट एंड आई एम लाइसेंस्ड, सो क्या आपको ये लगता है कि मेरी सारी एजुकेशन बेस करती है इसके ऊपर? सो सॉरी, मेरा पहला केस जो था, मैं उसके सामने ये बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था मैं इसको क्या डायग्नोज करूं, मालूम नहीं, पता नहीं चल रहा था, प्रैक्टिकल नहीं था उसको। 8 साल के तजर्बे के बाद पता चला है कि मुझे क्या करना है। यानी अब मैं इतना एक्सपर्ट हूँ कि सामने को इंसान बैठा हुआ होता है तो उसकी हरकत और सकरात से पता चल जाता है कि इसको क्या क्या लग रहा है मुझे, क्या स्टोमेटाइजेशन। मे बी No, I'm right. मैं अभी बोलूंगा मैं। So, दूसरी चीज ये है कि लोगों को ये जानना पड़ेगा कि मैरिटल लाइफ क्या होती है, उसके आगे असरात होते हैं बच्चों के ऊपर, और ये बेस्ट एज होती है जिसमें आपने शादी कर देनी है। क्योंकि आफ्टर 30s वुमेन्स जब शादियां करती हैं, जब आफ्टर 30 किसी औरत की शादी होती है तो बच्चे क्या पैदा होते हैं? ASD, ADHD, डाउन सिंड्रोम, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। और ज्यादा छोटी होती है तो बच्चे ब्रेन से इमेच्योर। क्योंकि ये बात हुई है मैरिटल लाइफ की, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर इंसान के जहन पे होता है कि शादी के बारे में, कि शादी है क्या। आपकी जितनी भी बातें ऑब्वियसली कि रिस्पॉन्सिबल होना, ये सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन एक जो एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बना हुआ है हमारे माशरे में कि लड़का जी स्टेबल होगा, उसके पास ये होगा, उसके पास वो होगा, उसकी इतनी इनकम होगी तो हम अपनी लड़की देंगे। ये
इस चीज का एक इंसान, एक बंदे पे क्या इफेक्ट होता है? इसका एक छोटा सा आंसर मैं कर देता हूँ, फिर मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ। आप लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नहीं वेल एजुकेटेड लोग भी यही कर रहे हैं। तो नहीं है, एजुकेशन है ही नहीं। वेल एजुकेटेड डिग्री इज एजुकेशन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कोई डिग्री नहीं थी, तो उम्मीद है, इतनी बड़ी उम्मत बना के गए, इतना बड़ा कुरान देके गए। डिग्री एजुकेशन नहीं बताती, आपका विजडम आपको एजुकेशन बताती और है। ये पीछे से चलता आ रहा है या हमारे बुजुर्गों से, या यहाँ पे हमारे माँ बापों ने जो चीज कही वो आगे अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करना है। कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी तारीख ना, पंजाब की तारीख अगर आप 100 साल पीछे जाते हैं तो पंजाब इतना ज्यादा आबाद नहीं, तकरीबन 150 साल के, 1825 के बाद आप चले जाओ तो वहां पे जब पंजाब आबाद हुआ ना, साहिवाल आपका नया नया हुआ, साहिवाल इतना पुराना नहीं। अच्छा। सो इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो गोरे साहब आए थे ना, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ तहसीलें बनाई थी कि जिसमें जिस बंदे की ज्यादा औलाद में लड़के होंगे उसको जमीन दी जाएगी, लड़कियां होंगी तो नहीं दी जाएगी। सो आपको पता है कि आजकल क्या हो रहा है, बेटी को जहेज दिया जाता, जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। वही लेगेसी फॉलो हो रही है जो उस वक्त की बनी हुई थी, तब भी नहीं दिया जाता था। यानी फीमेल्स खेतों में काम नहीं कर सकते, वो बाद में आगे रेवोल्यूशन या आधा हिस्सा दिया जाता या आधा हिस्सा, लेकिन अब तो दिया भी नहीं जाता, अभी भी ऐसा ही है, नहीं दिया जाता। जहेज दे दिया जाता, वो जो जहेज दे दिया बस वही तकमा। अब वहां पे क्या होती है कि या तो एक औरत बिल्कुल दबा दी जाती है या फिर उसको बहुत डकैत बना दिया जाता है, वो टापू बन के जाती है। तो उसको इतना पैम्पर किया गया, उसको इतना सिर पे चढ़ाया गया कि वो आगे जाती है, अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं करती, वहां पे सारा कुछ मलबा उधर डालती है वापस आती, यानी उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं करती। और मर्द की भी सुनी भी नहीं जाती, उसे कोई नहीं सुनता। और तो सब सुनते हैं, उसको सुनेंगे और उसकी मानेंगे, वो सेपरेशन होगी या डाइवोर्स होगी, और उसके बाद सारा उसके हक में फैसला हो गया। ये वो एक डाकू था जिसने वहां पे डकैती की। दूसरा सिनेरियो ये है जिसमें मर्द जुल्म करता। अब मर्द को मर्द कौन बनाता? और है। बाय द नेचर मैन इज नॉट अ मैन, न्यूट्रल। औरत बाय द नेचर औरत। आप उसकी एक मिसाल देते हैं, आपको औरतों में कभी ख्वाजा सरा नजर आए? मेल में ही आए हैं, उसको इस हद तक सख्त कर दिया जाता है, तुम मर्द हो, तुमने रोना नहीं है, रोना नहीं है। आपने उसे आंसू छीन लिए, वो आंसू अंदर चले, वो लावा में बदल। अब जब वो 30 साल बाद कोई लड़की आएगी ना, वो उस पर कुट की सूरत में लिखी, गाली की सूरत में लिखी, आर्ग्यूमेंट की सूरत में लिखी, हॉट आर्ग्यूमेंट होगा। सो आपने मेल इस तरह से तैयार किया हुआ, फीमेल किस तरह तैयार तैयार की। अब यहाँ पे ना एक लाइन फॉलो की जाती है, या तो दब जाओ या दबा लो। सो इसके ऊपर सारा बेस कर रहा है माशरा आपका। और दूसरी सोने पे सुहागा ये है कि आप लोगों को ना तो 2 लाख से 1.5 लाख वाला दामाद चाहिए। बेटियां घर में बिठा के बूढ़ा बूढ़ा कर रही है, लेकिन ब्याएंगे नहीं। दूसरी बात ये है कि लड़की की एक्सपेक्टेशंस देखिए कितना इमेच्योर माशरा है कि लड़की की एक्सपेक्टेशन ये है कि एक लड़का जो 26 साल की उम्र में ग्रेजुएट होता है, उसके पास अपना घर भी हो, गाड़ी भी हो, अच्छी जॉब भी हो, जबकि आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन है और 15 करोड़ से जो नीचे लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, और टोटल आबादी कितनी है? 21 करोड़। कैलकुलेशन देखें आप, और एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं आर्टिकल पढ़ रहा था परसों के, इस इन्फ्लेशन में भी पाकिस्तान की आबादी में 3 करोड़ 50 लाख इजाफा हुआ या इस इन्फ्लेशन में। या। लोग कहते हैं गरीब है, धड़ बच्चे। आप देखिए गुर्बत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दीवारों पे हर जगह लिखा हुआ मर्दाना कमजोरी का इलाज, और 3 करोड़ आबादी आपने बढ़ा दी है, अभी भी इनको इलाज चाहिए। सो इट्स एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल। सिर्फ इनका फैमिली सिस्टम है जो अभी तक बचा हुआ है, जिसने इनको बचा के, नहीं तो किसी भी इंसान को जहर देने की बजाय आप उसको डिप्रेशन दे रहे हैं और बस दूर बैठ के तमाशा देखिए, वो खुद ही मर जाएगा। यानी मेहमान को आप ये कहें कि तुमने रोज पहाड़ पे चढ़ना नीचे आना, वो मजीद तंदुरुस्त हो जाए, ताकतवर हो जाए। उसको ये कहें कि अब तुमने पहाड़ पे चढ़ के सुबह पहाड़ पे चढ़ना है और शाम होने से पहले वापस आना, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। डिप्रेशन दे दिया आपने उसको। अब
बस गया वो। अब जो उसकी तंदुरुस्ती थी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको डिप्रेशन रहेगा, मैं मारा ना जाऊं। बच्चों को, बूढ़ों को, सबको यहाँ पे एक ही चीज जो है वो बार बार तंग कर रही है। वो क्या है? फेलियर। हम फेल ना हो जाए, हम लाइफ में फेल ना हो जाए, हमारी मेंटल लाइफ फेल ना हो जाए, हमारे बच्चे फेल ना हो जाए, हम इस मैदान में फेल ना हो जाए, हम कारोबार में फेल ना हो जाए। जबकि फेल का मतलब किसी को पता ही नहीं है। फेल का मतलब होता है, फेलियर का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी लर्निंग में आपका पहला कदम। सो आप लर्न करेंगे सारी 60-70 साल की जिंदगी है, लेकिन सक्सेसफुल जाना आज तक वही सोचता कि वहां क्या करें। सो ये सारा सिनेरियो है जिसमें हमारा पूरे का पूरा मुआशरा और उसकी सोच इस हद तक पैथेटिक हो चुकी हुई है कि अक्सर मैं अपने बुजुर्गों से, बड़ों से बात कर रहा होता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि आईटी कार्ड वाले मुसलमान, दीज आर नॉट दैट टाइप ऑफ मुस्लिम्स जो प्रैक्टिकल लोग हैं। इनके अंदर पेशेंस नहीं है, इनके अंदर हमसाये के हुकूक नहीं है। यानी किसी को पता नहीं होगा साथ में हमसाया कौन रहता है, उसके घर में खाना है नहीं है, वो बीमार है, ज्यादा बचपन में हमें पता होता था, हम जाते भी थे, वहां से भी लोग आते थे, उनके बच्चों से दोस्ती करके छत पे चढ़ जाते मोहल्ले में। वो रही नहीं बात, पता ही नहीं साथ कौन रहता है, कौन रहता है, सामने कौन रहता है, कितने साल हो जाते रहे। कल्चर नहीं रहेगा ना, कल्चर पहले गुड्डी उड़ाने का कल्चर था, वो खत्म हो बाहर गया। का कल्चर फॉलो कर रहे हैं। बाहर का कल्चर, मैं समझता हूँ कि हम कोई भी कल्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमने अपना कल्चर अपने हाथों से दबा दिया हुआ है। पहले क्या होता था कि हम लोग कहीं किसी गार्डन में देखते थे ना कि माली की स्कूल के गार्डन में देखते थे, तो हम उसके पास जाके बैठ के देखते थे कैसे ग्राफ्टिंग कर रहा है। हालांकि ग्राफ्टिंग का मुझे कोई इतना मामला, मुझे शौक नहीं है, लेकिन मुझे अभी तक याद है कि हमारे गार्डन में, स्कूल गार्डन में एक माली ग्राफ्टिंग कैसे कर रहा हो, एक पौधे को दूसरे से कैसे वो कलम के साथ मिला रहा है, वो फूल कैसे लगा रहा है, गुलाब का पौधा कैसे लगता है, इसमें इंटरेस्ट होता था। अब ये फोन है, इसके अंदर गेम्स है और बच्चों को मालूम। यानी मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे जो बच्चे, मालियों के बच्चे हैं, वो अगर मालियों का काम छोड़ तो ये जो दरख्त लगे ये इतने ही मिलेंगे हमें। मुझे नहीं लगता कि आगे कोई दरख्त लगाएगा अभी, क्योंकि आगे मेरा ख्याल है कि और 25 साल बाद जब ये जनरेशन यंग हो तो इनके पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, इनकी जेब में यही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। और ये जितनी बड़ी एंजाइटी है, ये जितना बड़ा डिप्रेशन है, कुछ भी नहीं है। यानी एक बच्चे ने पबजी खेली है और उसका बुरा हाल हो गया खेल कर, और वो लास्ट में जाके हार जाता, वो अपना पूरा कंप्यूटर तोड़ देता। इंस्टेंट रिएक्शन, इमीडिएटली। जो अगर उसके सामने कोई और होता वो क्या करे? और ये हमसे ही ज्यादा बच्चे, वो डेफिनेटली आपने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ, कोई हायरार्की इस तरह की नहीं बनाई हुई कि ये टाइम इसके लिए, टाइम इसके लिए, ये टाइम इसके लिए। कुछ लोगों ने चेक एंड बैलेंस रखा भी हो। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बच्चों के ग्रेडिंग सिस्टम पे चलते हैं, ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए क्योंकि हम पैसा खर्चते हैं। बच्चों पे क्या, एक आदमी एक औरत को ये सुना, अपनी औरत को ये सुना रहा होता है कि भाई मैंने तो पैसे खर्चे हैं, तो मैं शादी की है, मैंने पैसे खर्चे 15 लाख लगे शादी को भाई। तो वो पैसे नहीं कमा, तो वो आप निकाह की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप एक कॉन्क्यूबाइन लेकर आए, स्लेव लेकर आए, कोई लॉन्ड्री लेकर आए आप खरीद कर, तो आप जो पैसे सुना रहे हैं, तो आप ना इतना महंगा निकाह करें, 50,000 रुपए में निकाह होता था, आप ना इतने रिश्तेदारों को खाने खिलाएं। मुझे याद है कोविड में बड़े लोगों ने फायदा उठाया इस चीज का। वो फायदा था। सब कहते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो दूसरों को मशवरा देते हैं, क्यों नहीं लेता, क्यों नहीं लेता, उन सबने अपने अपने बच्चों को बेआया है चुप करके कि जी कोविड है। मेरी अपनी शादी जब हुई थी, सबको याद आ गई 2016 में, हार्डली 50,000 रुपए में। देते ही ना यार, ऐसे ही ये दिखावे की इस जिंदगी, और इंसान मजबूर हो जाता है इतना कि यार आप अकेले नहीं फैसले ले सकते, आप घर घर वालों को लेकर चलना होता है, और माँ बाप भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं माशरे से, रिश्तेदारों से, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, फलाना क्या बोलेगा, फलाना क्या कह देगा। तो 4 लोग पता नहीं मिले नहीं मुझे आज तक, वो कौन है जिनकी लोग बात करते हैं, वो 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग वो है जो आपके अपने ही मामे चाचे वगैरह होते हैं कि ये क्या कहेंगे। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि माशरा क्या कहेगा, हम अपनी मेंटल हेल्थ ऐसे ही सैबोटाज करते हैं। जब तक हम ये सोचते रहेंगे ना कि माशरा क्या कहेगा, हम अपनी बेटियों को, बहनों को, अपने दामादों और अपने बहनोइयों से पिटते ही देखेंगे। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि माशरा क्या सोचेगा, हम कभी भी घरों से बाहर नहीं आएंगे। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि माशरा क्या सोचेगा,
तो याद रखें, ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि वो लोग जो अपने हक के लिए कभी खड़े नहीं ना हुए कि हम मार दिए जाएंगे, वो आज कब्रिस्तान में पड़े, पर तो बाद में फिर भी गए थे वो। तो अगर वो अपने हक के लिए खड़े हो जाते तो आज उनकी लाइफ डिफरेंट होती और हम उन्हें किसी और तरीके से याद करते। वो जो पीछे छोड़ के जाते हैं। डेफिनेटली। सो हमें लोगों को ये बताना है कि जुल्म को बर्दाश्त नहीं करें। आप रिटेलिएट नहीं कर सकते, कम से कम उस टॉक्सिफिकेशन से बाहर आ जाए। अगर आप वहां से बाहर आते तो आपकी लाइफ की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, आगे आप कहीं भी लाइफ चलवा सकते हो। अगर केंटकी फ्राइड चिकन का वो जो बाबा जी हैं वो अपने 70s में जाकर सक्सेसफुल होते हैं, 70s में जाकर वर्ल्ड वॉर 1-2 करने के बाद जाके 70s में जाके वो अपनी एक फ्राइड चिकन बनाता है और उसको जाके बेचता है मार्केट में, और आज उसकी इतनी ब्रांचेस हैं और उसके 1 साल बाद वो मर जाता है। तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था? अगर सक्सेस की बात की जाए तो कहां हुआ? तो मर गया, लेगेसी छोड़ गया। लेगेसी छोड़ के गया। आपकी सक्सेस ये होनी चाहिए कि आप कुछ ऐसी लेगेसी छोड़ के जा रहे हो जिसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर बहुत अच्छा है, आपको अच्छे अल्फाज में याद किया जा रहा है। तो आपको अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा तो आप ये आकर कोई सवरेगी। तो आप एक फूल बनते जाए, आप कैक्टस क्यों बनते हैं? तो कैक्टस तो कांटे ही देता। नवीन भाई, एडल्ट हेल्थ के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब हमारे माशरे में एक कहना है कि जो मिड एज पीपल है, लोग हैं मिड एज, जैसे कि शादीशुदा लोग होते हैं, इनके बच्चे थोड़े से बड़े हो चुके होते हैं, जिसको कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कि क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि जो अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हैं और अपनी मसरूफियत के अलावा उनको आगे अपने बच्चों को भी देखना है, उनके बच्चों का फ्यूचर सारा कुछ देखते हुए उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता कि वो अपनी इश्यूज को रिजॉल्व कर पाए। वो इश्यूज पाइल अप होते जाते हैं, एक टाइम पे आके ना वो किसी मेंटल डिजीज में बदल जाते हैं। इन लोगों को, क्योंकि ये किसी को खुद अप्रोच नहीं करते, इन लोगों के लिए क्या है, कैसे इनको अप्रोच किया जाए, कैसे इनके मसलों का क्या हल है? ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा वास्ट। तो मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको इसके इनिशियल बताऊंगा, लेकिन इस पे मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक वो मिडिल एजेस हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, एक वो है जो अभी तक कवायद, या एक वो है जो डाइवोर्स है। अभी 3 कैटेगरीज। अब आप बताएं, आप किन के बारे में पूछ रहे हैं? मैं रेगुलर लोगों के बारे में, शादीशुदा लोगों के बारे में। शादीशुदा लोग जो हैं उनको एक सेक्सुअल एजुकेशन नहीं है उनके पास, दूसरा मैरिमोनियल एजुकेशन नहीं है। ये वर्ड कभी किसी ने सुना भी नहीं और बोला भी नहीं। मैरिमोनियल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है कि एक इंसान को बताया जाता है औरत क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी एजुकेशन किस हिसाब से होनी चाहिए, उसकी जरूरियात क्या है। खाली जूता कपड़ा नहीं है या खाना नहीं है, और बहुत सी है। उसकी इमोशंस क्या होते हैं, वो उसको देखने का तरीका क्या है, उसको देखने का और उसका देखने का तरीका क्या है, उसके साथ लाइफ में चलना कैसे है। बच्चे की पैदाइश के दौरान आपने क्या काम करा, बच्चे की पैदाइश के बाद आपने क्या काम करा, सेक्रीफाइस क्या होता है। एक औरत जब किसी बच्चे को पैदा करती है तो उसके बाद उसकी फिजिकल चेंजेस क्या आती है, उसके अंदर किस हद तक चेंजेस आती है। होता क्या है, मर्द बोर हो जाता है, बच्चा पैदा होता है, औरत की बॉडी अपनी फॉर्मेशन छोड़ देती है, कुछ देर के लिए वो उससे बोर हो जाता है बिकॉज ऑफ फिजिक। तो यही से पता चल जाता है कि शादी किसने की। सो वहां पर उसको उसकी इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है उस लड़की को, ताकि वो उसको दोबारा उसी पैराए में वापस लेकर आए जहां वो पहले थी। वो आ सकती है बट बहुत इजीली, लेकिन जब उसको ये सपोर्ट मिलती ही नहीं अपने हस्बैंड की तरफ से, सो वो अपनी केयर करना छोड़ देती है। सो वो क्या बच जाती है, बच्चे पैदा करने वाली मशीन। उसने हालांकि कितनी पेन लेके वो बच्चा पैदा किया और बच्चे की जिम्मेदारी तो उस पर पड़ी। 20 हेक्टार्स की पेन होती है। यानी वो पेन है कि जब एक इंसान के ऊपर आप रोड रोलर चढ़ा दो और उसमें जिंदगी बची हो तो उसे पूछा जाए तुम्हें कितनी पेन है, तो वो जो पेन बताएगा इट्स कैलकुलेटेड विद दैट थिंग, यानी इतनी पेन होती है। दूसरी बात ये है कि जब वो इमोशनल अटैचमेंट उसको मिलती नहीं और बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाती है तो उसको वो भी बोर हो जाता है। और फिर क्या होता है, एसटीडीज मेल में कॉल करता है, सेक्सुअल डिसीजेस। कैसे? वो फिर जगह जगह पे जाकर अपने कारनामों के झंडे गाड़ते हैं, यानी प्रोस्टिट्यूशन, और फिर ये माशरा सारा बिगड़ जाता है। तो शादी क्या है, शादी जब वो खुशी नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट, शादी किसी खुशी का नाम नहीं है। शादी लाइफ की एक जर्नी से दूसरी जर्नी में कन्वर्ट होने का नाम है, और इट्स अ टाइम फॉर सैक्रिफाइस एवरीथिंग।
जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं ना, याद रखें जब आप रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे सेक्रीफाइस मांगती है, नॉट कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज छोटा वर्ड, सेक्रीफाइस एक बहुत बड़ा वर्ड है, उसके लिए बहुत बड़ा दिल और उससे बड़ा दिमाग चाहिए। सो फिर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जान माल आबरू, सेक्रीफाइस। एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी है डाइवोर्स वालों की। डाइवोर्स वाले क्या करते हैं, वो एंग्जाइटी में रहते हैं कि हाय हमें पता नहीं कौन कोई मिलती है या कोई मिलता है या नहीं मिलता, मिलती है या मिलता है या नहीं मिलता है, दोनों जेंडर्स हैं। अब बच्चे हैं तो इस पे स्टेप डैड का क्या होगा, स्टेप डैड भी एजुकेटेड नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, जबकि बाहर ऐसा पंगा ही नहीं, वैसे कोई मामला नहीं। वहां पे लोग एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। किसी का बच्चा आप पाल रहे हो, उससे बड़ी बात क्या हो। एक जगह पे आप उन्हें ताकत कह रहे हो, लेकिन अगर देखा जाए तो वो आपसे बहुत बेहतर लाइफ हो सकती है। उसकी रीजन क्या है, उनका एजुकेशनल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग है, एथिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो अपने बच्चों को, अगर वो स्टेप डैडी है तो बहुत अच्छे तरीके से वो रेयर अप करता है। बहुत वहां पे भी इस तरह के मामला होते हैं, स्टेप डैड जालिम भी होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, ज्यादातर वहां पे बहुत अच्छे तरीके से, एथिकल तरीके से वो वेल मैनर्ड होकर उनको ग्रोन अप करते हैं। यहाँ पे क्या मामला है, यहाँ पे तो अपने बच्चों के साथ लोगों का बड़ा मसला है। तो यहाँ पे कोई स्टेप डैड किसी स्टेप सन को कैसे या स्टेप डॉटर को कैसे एक्सेप्ट करे, पीडोफिलिक होते हैं। तो पीडोफिलिक कोई हरकत कर जाएंगे ज्यादा, वो तो कुछ नहीं, जाहिल है यहाँ पे, पढ़े लिखे भी जाहिल। तो डिग्री होने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास एजुकेशन। सो एक ये कैटेगरी है डाइवोर्स वालों की। तो शादी नाकाम, मैं कहता हूँ कि शादी ना करने से बेहतर है कि नाकाम शादी कर ली जाए। एक दफा हो तो गई ना, आपको पता तो है। तो जिनकी नहीं हो रही, जो गंवारे हैं, वो इस वक्त सबसे ज्यादा डिप्रेशन के अंदर है कि शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। अब लोनलीनेस का फैक्टर है बहुत ज्यादा। वो लोनलीनेस लोनलीनेस पे छोटा वर्ड है, एक अबैंडनमेंट का फियर आ जाता है, एक एलिमेंट आ जाता है कि वी आर अबैंडन, यानी एक इंसान 10 लोगों में बैठा हुआ है, अबैंडन है। क्योंकि उस उम्र में अमूमन आपके उस तरह से पेरेंट्स नहीं होते, वो बड़े हो चुके होते हैं या पास पा चुके होते हैं, आपकी वो उस तरह से केयर करने वाला कोई होता ही नहीं है। अब आपको क्या चाहिए लाइफ पार्टनर में। एग्जैक्टली। अब या तो आपने उसको डिनाई किया होता है तो आप उस एज में चले जाते हो, तो अब आपको मिल नहीं रहा होता, या फिर आपके पेरेंट्स कर रहे होते हैं, करते हैं अभी कौन सी चलती है, करते हैं अभी कौन सी चलती है, तो वो टाइम ही निकल जाता, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। सो लोगों को मैंने एक एज बता दी है कि किस एज में लड़की हो, किस एज में लड़का हो। 24 से 25 लड़की, 26 से 28 में लड़का, शादी हो जानी चाहिए। इससे आगे ना जाओ, इससे पीछे भी नहीं जाओ। इट्स अ बेस्ट एज फॉर दैट। यानी 50 में होती उनका लड़का या उनकी लड़की 25 की हो जाएगी, और 50 में इंसान हट्टा कट्टा होता है। तो आपका इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं ले जाएगा, तेल लेने बहुत इजीली आप हर चीज को कवर कर सकते, लेकिन लोग इस चीज को मानते ही नहीं। एजुकेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम तो खैर है ही नहीं। एजुकेशन हमारा जो है वो बहुत जरूरी है। एजुकेशन हमारे माशरे में बहुत जरूरी है। हर इंसान को एजुकेटेड होना चाहिए, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ और अपनी रिलीजियस एजुकेशन। मैं समझता हूँ अपनी रिलीजियस एजुकेशन हर इंसान खुद से कर सकता है, एज के किसी भी वक्त में। आपके पास कुरान हर हिसाब में मौजूद है। ये वो टाइम नहीं है कि जिसमें कोई इंसान कहते कि मुझे तो अरबी आती नहीं, अरे कुरान सिर्फ अरबी में, या मुझे तो उर्दू आती नहीं, कुरान सिर्फ तो उर्दू में लिखा हुआ, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मुझे तो किसी इंटरप्रेटर की जरूरत है। अब ये वो टाइम है जब आपके पास ये डिवाइस है, इसमें उर्दू में भी मौजूद है, पंजाबी में भी मौजूद है, हर जबान में मौजूद है। तो इस वक्त में जो इसे खाली मारा गया, वो मारा गया, वो मुफ्त की मौत मारा गया। एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात। दूसरा, साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ और या फिजिकल हेल्थ से इन दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। आप अपनी एक्सरसाइजेस करें, जरूरी नहीं है जिम में जाके वेट ही लगाएं, आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जॉग करें, वॉक करें, आप अपने प्रोटीन और विटामिन का ख्याल रखें। और जरूरी नहीं है कि आप बाजार से खरीदें, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो भी सस्ते मिलते हैं, आप खा सकते हैं। हर इंसान, मेरे ख्याल ज्यादातर पाकिस्तानी 80% तो स्मोकर ही है। आप सिगरेट पे जितना खर्च कर सकते हो और उतना ही आप अपने विटामिन भी खर्च कर सकते हो। यानी आप आम भी खरीद सकते हो, वो सस्ते ही मिल रहे हैं, महंगे ही मिल रहे हैं।
हर हिसाब से आयरन के लिए आप मेरे अपना हिसाब से शेक ही ले सकते 500 की तो डब्बी होगी भी अब रोज की, अगर एक बंदा ले रहा है 500 की डब्बी तो आराम से ले सकते या हैं। ये एक्सक्यूजेस है हाँ, जो हमें ये करना होता है ना वो हम कर लेते हैं। जहाँ से जान छुड़ानी है, जहाँ पे फिर गुजारा हो सकता है वहां पर नडी मार देते हैं। हाँ बिल्कुल इस तरह से। और मैं ये कहूंगा कि पानी का ख्याल जरूर रखना चाहिए। पानी से पानी डॉट से बड़ा फोकस है आपका। पानी पे इसलिए फोकस है कि आप अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं करें। जब आपने आपको डिहाइड्रेट करते हैं तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना, आपको वॉट्स होना शुरू हो जाएंगे, आपको स्किन इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, आपको अल्ट्रावायलेट रेज जो है, जो यूवी रेज है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी, आपको सनबर्न बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड है, आपके बाल उतरना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी से। बताना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को, बल्कि जो लोग सुन रहे हैं मुझे, डिहाइड्रेशन बहुत सारे सिम्टम्स कॉज करती है जो हमें मजीद एंजाइटी में ले जाती है कि यार हमारे साथ कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है, शायद कोई हेल्थ इश्यूज है, कोई बीमारी है, हमें डिजीज है। अक्सर लोग फिर गूगल करते हैं ये सिम्टम वो सिम्टम, उस पर फिर गूगल साहब जो है वो कहते हैं ब्रेन ट्यूमर, वो कहते हैं कैंसर, वो बड़ी बड़ी बीमारी बताते हैं क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो बहुत कॉमन होते हैं डिफरेंट डिजीज में, बहुत सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो जो सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि आप अपना पानी ठीक कर लें, और ये नहीं कि आपने 2 गिलास पानी पिया आप कहेंगे सिम्टम ठीक हो जाए मेरा। टाइम लगता है, आपकी डिहाइड्रेटेड जो बॉडी हुई है ना वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई है। तो आप ये नहीं समझ सकते कि मैं एक दिन पानी अपना ठीक कर लूँ तो मैं अगले दिन ठीक हो जाऊँ। उसी टाइम उतना ही टाइम आप लेंगे ना उसको अगर ठीक करने में, तभी वो ठीक होगा। और इसी के साथ हम आज अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई और अपनी नॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ, वो ऑडियंस का भी होगा। अब हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।